बाजार में 4 दिनों की गिरावट पर लगा ब्रेक। निफ्टी 17,000 के ऊपर टिकने की कोशिश में। आज रिलायंस, इंफोसिस और आईटीसी ने भरा जोश। डाउ फ्यूचर्स भी करीब 350 पॉइंट चढ़ा। 1 अक्टूबर से नेचुरल गैस के दाम बढ़ने से पहले सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में तेजी। आईजीएल, एमजीएल, गुजरात गैस 5% ऊपर। 25 से 30% तक बढ़ सकती हैं नेचुरल गैस की कीमतें। एसबीआई कार्ड आज 3% भागा। अगस्त में इंडस्ट्री के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन के बाद दिखा तगड़ा परफॉर्मेंस। क्रेडिट स्विस ने दिए 1150 का टारगेट, तो मॉर्गन स्टैनली भी है बुलिश। पीएम मोदी की कल सभी मंत्रियों के साथ उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ बैठक। महंगाई और इकोनॉमी पर करेंगे चर्चा। और इस त्योहार मोबाइल हैंडसेट बाजार में दिख रही है बहार। पहले 4 दिनों की फेस्टिव सीजन सेल में बिके 12,000 करोड़ के फोन। पूरे सीजन में करीब 50,000 करोड़ वैल्यू के फोन बिकने की उम्मीद। रेडसेयर की रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मैं हूं हर्षदा और मेरे साथ है आज आशीष वर्मा। और भारतीय बाजारों में थोड़ी सी रिलीफ है, स्पेशली कल का जो सेल ऑफ था उससे हम रिकवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पॉजिटिव साइन यही है कि आज 17,000 के आसपास और 17,000 के ऊपर ट्रेड देखने को मिला है। 17,090 तक का स्तर आप देखिएगा। डे लो से चाल काफी मजबूत। 250 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी बैंक भी दिखा रहा है डे लो से, और ये भी हल्के से पॉजिटिव टेरिटरी में आता हुआ दिखाई देने लगेगा। 39,000 पर पहुंचे थे बीच में, लेकिन वहां पर टिक नहीं पाए हैं निफ्टी बैंक की अगर आप हालत देखेंगे। मिड कैप इंडेक्स, और ये इनफैक्ट ज्यादा पिटता हुआ दिखाई दिया था। यहां पर भी चाल दुरुस्त होती हुई 200 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा। डे लो से कंपेयर करें तो 400 अंकों तक का उछाल जरूर देखने को मिला है। ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में सबसे ज्यादा हरकत देखने को मिली आज। टेलीकॉम काउंटर्स में थोड़ा सा जोश बनता हुआ दिखाई जरूर दिया है, लेकिन अभी भी आप देखिएगा जो सेक्टर्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उसमें कमोडिटी रिलेटेड प्लेस, स्पेशली मेटल्स की हालत आज फिर बिगड़ी हुई है। और थोड़ी बहुत सेल साइड की पोजीशंस कैपिटल गुड काउंटर्स में भी देखने को मिली है। वरना ओवरऑल स्थिति मार्केट की ठीक है। निफ्टी बैंक पर हालांकि अभी वो वॉलेटिलिटी जारी है। अभी हमने देखा था हल्का सा पॉजिटिव टिक था, अब फिर 5 पॉइंट नीचे। तो ये इनफैक्ट एक पॉकेट है जहां पर तेजी बिल्कुल टिक नहीं रही है। आफ्टरनून आशीष। मैं तो उस लास्ट हेडलाइन में रुका हुआ था। 12,000 करोड़ के बिक गए मोबाइल। बिकेंगे नहीं, 4 दिन में बिक गए 12,000 करोड़ के। और अब 50,000 करोड़ के मोबाइल फोन्स बिकने वाले। और इसमें सैमसंग का हिस्सा आई थिंक 1000 करोड़ के आसपास का है। गजब है भाई साहब, इतना खतरनाक। गाबा साहब सुन रहे हैं क्या आप? हाँ जी। 50,000 करोड़ के मोबाइल इस सीजन में बिकने वाले हैं। इतनी डिमांड आनी है जी। अपने पास तो एक ही है। हाँ, अपग्रेड नहीं करेंगे गावा साहब आप? अपने पास भी एक ही, और जब तक खराब नहीं होगा तब तक यही चलने वाला है। मैं फोन यूज कर रहा हूँ सिर्फ 2 बातों के लिए, एक तो व्हाट्सएप और दूसरा बात करने में। तो आईफोन 3 भी चल जाता है, 13 भी चल जाता है। अपना भी ऐसे ही है, पर हाँ जब तक चलेगा चलेगा। अच्छा, गावा सर के थ्रू बाकी सारा पैनल जो जुड़ेगा आज कमाई का अड्डा में, सबको स्क्रीन पे दिखाइए। आज अगले 1.5 घंटे ट्यूसडे का आखिरी जो कल्मिनेटिंग सेशन है उसमें मदद करने के लिए गाबा सर, आशीष बहेती साहब, मानस जायसवाल, स्वाति होतकर, श्रीकांत चौहान, आशीष महेश्वरी, ये सब होंगे जो हमारी मदद करेंगे। आगे वो बिग वॉइसेस की कैटेगरी में मार्केट के एवेंडस कैपिटल ऑल्टरनेट स्ट्रैटेजीज के को सीईओ वैभव सांघवी साहब भी होंगे। तो बढ़िया लाइनअप है, और कोशिश होगी एक कॉर्पोरेट स्कैन में बढ़िया सा मैनेजमेंट जो खबरों में, उनसे भी हम लोग इस शो में चर्चा करें। तो जैसे हर्षदा ने मेंशन करा, ट्यूसडे के आफ्टरनून और ग्लोबल संकेत ध्यान रखें, बढ़िया है। मैं आता हूं, इस टीजर पे भी आ जाऊंगा इस सारे एलिमेंट्स के, ताकि एक्सपर्ट्स को भी पता चल जाए उनको कौन कौन से स्टॉक्स दिखाने हैं। ट्यूसडे आफ्टरनून ग्लोबल संकेत बेहतर नजर आएंगे आपको। यूएस के फ्यूचर्स प्लीज एक बार स्क्रीन पे खींच के लाइएगा। सुबह माइल्डली इन ग्रीन वाले धीरे धीरे करके मोमेंटम पिकअप कर रहे हैं, और इस समय जब मैं लास्ट आ रहा था तो यूएस फ्यूचर्स जब चेक करा 1.25% से 1.5% के उछाल के साथ तीनों बेंचमार्क्स ट्रेड कर रहे हैं। यानी कि एक सॉलिड पुल बैक की आज शाम को वहां पे तैयारी हो रही है, बैक टू बैक प्रेशर वाले सेशंस के बाद। और ये हो कब रहा है? डाउ के ईयर हाइज थे
36,950 के अप्रॉक्स, और 20% वहां से अगर करेक्ट होना था तो वो लेवल्स थे 29,560 के। कल उसके नीचे स्लिप हुए और आज फिर फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि उस लेवल्स के ऊपर आ जाएंगे। यानी कि जो सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे, बियर मार्केट टेरिटरी के आसपास जाने पे ऐसा ही होता है, रह रहे के बाउंस आते हैं। तो एक सॉलिड पुल बैक इसीलिए, और फिर से लगेगा कि बियर मार्केट टेरिटरी से बाहर करेक्शन जोन पे यूएस के मार्केट्स आ गए। सॉलिड पुल बैक वहां पे देखने को मिल रहा है, तो वहां तो बढ़िया पुल बैक की तैयारी हो रही है, पर लाइकवाइज हमारी स्क्रीन इतनी इंथुजियास्टिक नहीं है। थोड़े हिचकोले खाती हुई बम्पी राइड है आज। इंट्राडे चार्ट स्क्रीन्स पर आएंगे, निफ्टी के पहले रखिएगा। और निफ्टी के चार्ट्स थोड़ी बम्पी राइड जो मैं कह रहा था, एक समय 160 पॉइंट ऊपर वाला निफ्टी हम स्लिप कर गए जब फ्यूचर्स उछाल में थे। 75 पॉइंट लाल में भी स्लिप हुए और अब हम 75 पॉइंट्स इन ग्रीन है। तो लोज से 150 पॉइंट ऊपर आए, लेकिन अभी भी दिन के हाईज 175 की जो है उससे ऑफ हाईज इस समय ट्रेड करते हुए। तो गावा सर ने सुबह एक पुल बैक की बात करी थी, आज सेशन में प्ले आउट होगा। मानस ने कहा था ऊपरी स्तर पर बिगवाली का प्रेशर हावी होगा। भाई एक्चुअली तो दोनों ही सही हैं, ऊपर से प्रेशर भी बना और एक्चुअली एक पुल बैक भी आज के सेशन में प्ले आउट होता हुआ। तो गावा सर, अब जब काफी हद तक सेशन हमारे पीछे है, आखिरी के 1.5 घंटे, अब निफ्टी की रीडिंग क्या है? वो पुल बैक भी प्ले आउट हुआ, ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली का दबाव भी देखने को मिला, लेकिन हम रिटेल कंफ्यूज्ड हैं थोड़े से इस वॉलेटिलिटी के बीच। अब निफ्टी कैसा प्लेस्ड आपको नजर आता है? 17,100 के करीब की ट्रेजेक्टरी में हम आके खड़े हुए हैं। गावा सर, ऑडियो अनम्यूट करना पड़ेगा अपने को। सॉरी। देखिए, गुड आफ्टरनून टू यू। ऐसा है कि कल का जो लो था टेक्निकल रूप से बहुत ही बढ़िया था, लाइक अ डॉट 16,985 के करीब, ध्यान एग्जैक्टली नहीं है, वो एक सपोर्ट जोन था, वहीं से एक बाउंस मिला। आज 17,000 एक कॉन्फिडेंटली बन गया। तो आज था मेक और ब्रेक जोन। अगर कल का लो ब्रेक हो जाता तो 400 पॉइंट की गिरावट आती, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कल का लो सस्टेन किया, आज एक अपमूव मिला है। आज देखें तो 17,000 में बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। उसके बाद थोड़ा मोमेंटरली गया है, लेकिन मैं कहूंगा अपमूव ऑन है यहाँ पर भी। नहीं, आज इनफेक्ट नहीं गया है, बिल्कुल 17,000 को सस्टेन किया है। अब मुझे लगता है खरीदारी का मौका है, ले सकते हैं। 17,000 का स्टॉक लगाइए। अपसाइड टारगेट क्या होंगे? मेरे हिसाब से 17,300 के हो सकते हैं। हो सकता है आज आ जाए, हो सकता है कल आ जाए। यहां पर शॉर्ट कवरिंग होगी, क्योंकि कल का लो बहुत ही बढ़िया लो है। हाँ, अगर कल का लो ब्रीच जाता है फिर लॉन्ग मिलेगा, ऐसा मुझे लगता नहीं। कल का लो तो सुबह इंट्राडे में तो ब्रीच हुआ गावा सर। 16,980 के कल के लोज मोटा मोटी थे और आज हम 40 तक के लेवल गए, पर वो ब्लिप से फिर उभर गए। यस, बिल्कुल सस्टेन होकर फिर अपमूव मिला है। 15 मिनट का चार्ट में देखता हूं तो मुझे लगता है अपमूव ऑन है। यहाँ पर सिर्फ 17,000 का एक स्टॉप लगाना पड़ेगा बस, और उसके ऊपर अपमूव 17,300 तक पॉसिबिलिटी है। तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 17,000 के लेवल्स पर। ये जो पुल बैक आ रहा है अब लोअर लेवल से, शायद इसके फर्दर लेग्स हो 17,300 तक ऊपर की तरफ ये बाजार जाता हुआ नजर आएगा। तो अभी भी तो मतलब आप लॉन्ग करने के मन में हो, आखिरी के 1.5 घंटे के हिसाब से नहीं, आज चाहें तो कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं कल के सेशन के लिए, ऐसा मान के चल रहे हो गावा सर? बिल्कुल, मेरे ख्याल से यस, जगह अच्छी है कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। रिस्क तो है मार्केट में, लेकिन नहीं, ऑन द अपसाइड होना चाहिए। कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं बीटीएसटी के तौर पर। मुझे लगता है कल अपमूव मिलना चाहिए, क्योंकि जब मैं बैंक को देखता हूं तो मुझे और अच्छा लगता है। तो निफ्टी बैंक में क्या तस्वीर आपको दिख रही है, बताइएगा प्लीज। देखिए, निफ्टी बैंक का एक डबल टॉप बना है, हायर टॉप बना है, सेकंड टॉप थोड़ा हायर है। तो इंटरनल देखा जाए तो बैंक निफ्टी में अच्छा लग रहा है मुझे। अभी करीब 1.25 घंटे से एक साइडवेज जोन है। इस साइडवेज जोन में भी वीकनेस नहीं, ये पॉज कहूंगा मैं। अपमूव मिला, अब पॉज मतलब सांस ले रहा है, फिर एक अपमूव, फिर एक शुरू होगा। वो मुझे लगता है 39,000 तक ले जाएगा। 38,900 39,000 तक जाने की क्षमता रखता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बैंक निफ्टी में 38,500 में है। किसी को लेना है ले सकती है। 38,500 का स्टॉप लगाई, वहां पर सपोर्ट मिल रहा है, वहां से बाइंग आ रही है। पॉसिबल है कि 38,800 38,900 39,000 ये एक संभावना है अपमूव की। दोनों में आपने कहा गिरावट इन लेवल्स में खरीदारी करी जा सकती है। 17,000 का स्टॉप वहां पे, 38,500 का यहां पर। अगर एक लॉन्ग करना होता तो गावा सर कन्विक्शन कहां है? ये पुल बैक ज्यादा सस्टेन कहां करेगा? ज्यादा कन्विक्शन किस पॉकेट में आ रहा है? दोनों ही ठीक है, डजंट मैटर, टॉस कर लीजिए, जो भी कर लीजिए। देखिए, ये बायस है, बायस अपसाइड है। देखा जाए तो 52-48% है, और कह सकते हैं 56-44, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो टिल्ट है, टिल्ट बायस अपसाइड है।
तो आंख बंद करके F1 Yeah, दबा देखे किसमें जाता है। निफ्टी बैंक दोनों पसंद आ रहे हैं, बायस दोनों में पॉजिटिव है। ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे दायरे, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस गाबा सर जो मेंशन करें 17,000 उधर और 38,500 यहां पर नोट डाउन कर लीजिए। और शायद सेंटिमेंटली एक्सपायरी के हफ्ते में वो 39,000 17,000 फिगर के लिहाज से शायद इंपॉर्टेंट होंगे आशीष, कि अगर ये संभल गए तो ठीक है, इनके नीचे एक्सपायरी हुई तो और मूड बिगड़ सकता है। अच्छा, आज सुबह मानस ने भी मेंशन करा था ऊपरी स्तर पे बिकवाली, वो बिकवाली सही पड़ी क्योंकि अच्छा खासा प्रेशर, वो 75 अंक लाल निशान पे स्लिप होते हुए नजर आए थे, 200-250 पॉइंट दबाव आया था। मानस अब इस समय रीडिंग क्या है? अभी भी टेक्सचर वही मान के चल रहे हो या आप थोड़ा सा मूड बदला है, थोड़ा सा पुल बैक गेन कर सकता है मोमेंटम, ऐसा मानो? देखिए, मेरा मानना यह है कि जब तक 17,300 350 के नीचे ट्रेड होता रहेगा निफ्टी, हाई लेवल पे आपको लगातार प्रेशर बनते हुए दिखेगा। आज भी देखिए पुल बैक देखने को मिला है, लेकिन अगर आप इंटरडे चार्ट पे देखेंगे तो 17,100 से लेकर 17,125 पे जो इंटरडे चार्ट पे एक रेजिस्टेंस है, उसको अभी भी निफ्टी ब्रीच नहीं कर पा रहा। हालांकि अभी अगर आप एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो पॉजिटिव लगता है। आईटी की वजह से हमने निफ्टी में एक पुल बैक देखा है, तो ब्रॉडर मार्केट का पार्टिसिपेशन नहीं है। तो वही मेरा वरी है कि अगर ब्रॉडर मार्केट का पार्टिसिपेशन होता तब शायद ये जो पुल बैक है ये सस्टेन होता। अभी भी अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे तो वो थोड़ा निगेटिव ही 8-10 पॉइंट निगेटिव ही दिख रहा है। मेरा समझना है कि गिरावट होने के चांसेस ज्यादा है। निफ्टी 16,850 के आसपास आने की कोशिश करेगा और बैंक निफ्टी में वीकनेस ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर कोई भी सीरियस बाउंस बैक नहीं देखने को मिल रहा है। अगर आप सुबह से देखिए तो मॉर्निंग में जो ओपन हुआ वो 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हुआ, उसके बाद करीब आधे घंटे के बाद लगातार पूरे दिन से ही 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि बैंक निफ्टी में गिरावट ज्यादा देखने को मिले। तो अभी के लिए तो मेरा जो व्यू है वो थोड़ा कॉशियस ही रहेगा। ठीक है, तो आप कह रहे हो 17,300 350 जब तक ब्रीच नहीं होता तब तक कन्विक्शन नहीं लौटेगा, तब तक टेक्सचर सेल ऑन राइज का है। और गावा साहब भी वही कह रहे हैं, 17,300 तक के लक्ष्य हैं, उसके बाद हो सकता है पस पड़े तो उन टारगेट्स पे आते हुए बुक आउट कर लिया जाएगा। हो सकता है ये मार्केट लोअर लेवल्स आगे जाके टेस्ट करे, तो उछाल में बिकवाली करिए या फिर इस पुल बैक में 17,300 तक के वो स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड इनिशिएट किए जा सकते हैं। वो जो कंट्रीब्यूशन की बात करी थी मानस ने सिलेक्टिव पॉकेट से, जरा निफ्टी का कंट्रीब्यूशन प्लेट स्क्रीन पे दिखाइएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोई इन्फोसिस, टीसीएस, कोई एफएमसीजी में एचयूएल, आईटीसी, ये लार्जली वो पॉकेट्स, ये लार्जली वो हेवीवेट्स हैं जो बाजार के मोमेंटम को कुछ हद तक ड्राइव करते हुए। आज सुबह का जो सेल कॉल इनिशिएट कर रहा था आईसीआईसीआई बैंक, मॉर्निंग कॉल में मेरे ख्याल से उस पर आऊंगा, मानस से बातचीत कर भी लेंगे। आज निफ्टी का कंट्रीब्यूशन के लिए आज से टॉप लूजिंग स्टॉक आपकी स्क्रीन पर। ये तो निफ्टी वाले कॉन्स्टिट्यूएंट जो हरकत में थे, लेकिन हर्षद से जान लेते हैं कौन से ट्रेंडिंग स्टॉक्स रडार पे, और कोशिश होगी उन ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे हम लोग इस शो के दौरान इसी पैनल से बातचीत करते चले। आशीष, लकीली आज थोड़ा सा बायस खरीदारी की तरफ भी दिखा है, दोनों तरफ के ट्रेड्स हैं, तेजी और मंदी दोनों दिखाई दे रही है स्क्रीन पर। तो क्योंकि अब पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है मार्केट, तो तेजी वाले ट्रेड्स। और खास बात यह है कि दिग्गज काउंटर्स में ऑयल एंड गैस का एक बहुत बड़ा योगदान है इस मूव में। सबसे पहले तो रिलायंस इंडस्ट्रीज 1.5% तक की तेजी स्टॉक में आती हुई दिखाई दी है, तो इसने इनफैक्ट अपना अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिखाया, जैसे आप मेंशन भी कर रहे थे। दूसरी तरफ आईटीसी पॉजिटिव जोन पर करीब 1% ऊपर, और ओएनजीसी की आज सुबह में ही हम बात कर रहे थे 1.25% की तेजी। आईजीएल टॉप ट्रेड्स में है, ये इनफैक्ट वो पहला ट्रेड था आज सुबह में जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। काफी तगड़ी चाल सिर्फ आईजीएल ही नहीं बाकी गैस कंपनियों में भी देखने को मिली, जिसमें आप महानगर, गुजरात गैस जैसे स्टॉक्स भी जोड़कर देख सकते हैं। क्या नहीं चला है और कहां पर दबाव है, तो टू व्हीलर स्पेस में हीरो मोटोकॉर्प की धुलाई हो रही है, आज 2.5% तक के नुकसान पर ट्रेड। सरप्राइजिंगली टाइटन आज 2% करेक्शन में दिखाई देने लगा है। हालांकि टाइटन के लिए एक बड़ा पॉजिटिव ये है कि सोने के दामों में काफी ज्यादा प्रेशर आया है डॉलर की मजबूती के बावजूद, लेकिन ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है। मेट्रोपोलिस में आज फिर दबाव देखने को मिला, इनफैक्ट डॉक्टर लाल में तेजी है, मेट्रोपोलिस फिसलता हुआ, और भारत फोर्ज एक और स्टॉक है जहां पर हम देख रहे हैं बिकवाली यहां पर भी देखने को मिल रही है। तो ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर हमने नोटिस किया है सेल साइड्स की पोजीशंस बनती हुई दिखाई देने लगी। इस बीच एक्साइड आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। लिथियम आयन सेल मेकिंग प्लांट पर इन्होंने कामकाज शुरू कर दिया है, 2024 के अंत तक पहला फेज शुरू होने की उम्मीद है। तो बड़ा पॉजिटिव हुआ क्योंकि इस समय ईवी का जो थ्रस्ट देखने को मिला है उसको लेकर हर कोई भाग लेना चाह रहा है। एक्साइड ने भी ऐलान किया था, तो सेल मेकिंग प्लांट पर काम शुरू हो चुका है और 2024 में इस प्लांट का पहला फेज दरअसल
एक्टिव हो जाएगा, तो मैं यही समझ रही हूँ कि शायद वहां से थोड़ा बहुत प्रोडक्शन शुरू होने लगेगा। खबर पर स्टॉक इस समय नियरली 2% के गेन्स दिखा रहे हैं, 157 के लेवल्स। रिचार्जेबल बैटरीज आ गई भाई। एक्साइड ने प्लान्स अनवेल कर रखे थे और अपडेट आता हुआ कि इस प्लांट पर पहले फेज का उसके अपडेट्स आते हुए स्टॉक उत्साहित। एक काम करते हैं, आज के टॉप कॉल्स पे जाऊं, इस समय के प्रेफर्ड पिक्स पे जाऊं, क्यों ना एक्साइड से शुरुआत करी जाए, इस पे एक व्यू ले लिया जाए। बहेती साहब, एक्साइड इंडस्ट्रीज खबर अच्छी, लेकिन एक्साइड हमारा राजा से तो खैर ये बेटर ही करता हुआ, लेकिन दोनों अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट्स ही हैं, रह रहे क्या उछाल आता रहता है। हमारा ये एक्साइड इंडस्ट्रीज चार्ट पे कैसा स्टैक्ड अप, इस खबर पे जो उछाल आ रहा है इसको प्ले करने का कोई तरीका या छोड़ दिया जाए? आशीष जी, प्ले कर सकते हैं क्योंकि जस्ट 200 डेमा के नीचे कल ही स्लिप किया और आज वापस रीगेन करने की कोशिश कर रहा है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है 154 के करीब का। अगर ये थोड़ा सा प्रीएम्प्टिव ट्रेड है तो पोजीशन साइजिंग कम रखने की सलाह रहेगी, और एक बार ये 200 डेमा क्रॉस करता है जो कि 159 है, तो वहां पे और इनवर्स पिरामिडिंग करके पोजीशन ऐड करने की सलाह रहेगी। अगर ये मूव सस्टेन होता है 200 डेमा के ऊपर तो हमें लगता है कि 164 जो कि 20 डेमा, वहां तक ये स्टॉक आराम से ट्रैजेक्टरी पार करेगा। तो 155 के करीब के एक स्टॉप लॉस, 154 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी करंट लेवल पे। 154 का स्टॉप लगा के बाय इनिशिएट करें। सॉरी, वो आप लोग जो 4 का चौका का टीजर दिखा दे, डायरेक्टर साहब एक बार दिखा दीजिए। जो जुड़े हुए हैं उन्हें पता रहेगा उन्हें कौन सी स्टॉक पिकिंग करनी है, और जो नहीं जुड़े हैं आगे जुड़ने वाले हैं उनको आप प्लीज इन्फॉर्म करते चलिएगा। अब से कुछ ही देर बाद 2:20 पे मानस लेकर आएंगे आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड। 2:30 पे यानी कि 15 मिनट डाउन द लाइन हम एफएनओ के सुपरस्टार पे चर्चा करेंगे। पैनल में शिरकत करती हुई नजर आएंगी निर्मल बंक से स्वाति होतकर। 2:40 पे 4 का चौका में चार्ट का चमत्कार होगा और गाबा सर बताएंगे आपको ऑलमोस्ट आधे घंटे बाद एक बढ़िया सा, बीच में तो खैर चर्चा होती रहेगी, लेकिन एक स्पेसिफिकली बढ़िया चार्ट का चमत्कार स्टॉक। और आज हमारे साथ इसी पैनल में होंगे आशीष महेश्वरी, अरिहंत कैपिटल मार्केट से। अपनी स्टॉक पिकिंग के लिए जाने जाते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करी थी एक बढ़िया सा मिड कैप फंडा पिक। तो 2:50 के आसपास एक बढ़िया सा मिड कैप फंड आइडिया भी आपके लिए। लेकिन इस समय पहले जो पैनल है हमारे साथ, उनसे जान लिया जाए उनके प्रेफर्ड ट्रेड्स। बैती साहब, आप शुरू करिए, क्या लेकर आए सर? आशीष जी, कॉन्ट्रा ट्रेड है रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। जिस हिसाब से पुलबैक देखने में मिला है, हमें लगता है कि रिलायंस शायद एक बॉटमिंग आउट हो सकता है, यहाँ से हो जाए तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यही सेम जोन है और लेवल है जहाँ से जुलाई में एक बाउंस बैक देखने मिला था। स्टॉक जरूर काफी पिटा हुआ है, मतलब काफी प्रेशर में है। 200 डेमा भी इसने क्रॉस कर दिया परसों के सत्र में, और 20 डेमा से भी काफी नीचे है। तो जस्ट एक पुल बैक ट्रेड के तौर पे खरीदारी की सलाह रहेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज में। 2385 का एक स्टॉप लॉस लगाना, और हमें लगता है कि ये पुल बैक 2460 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। बिल्कुल ठीक। आज सबसे बड़ा बढ़िया कंट्रीब्यूशन किसी स्टॉक से आ रहा है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज मदद कर रहा है। आईटी दिग्गज और एफएमसीजी दिग्गज, ये तीन ही पॉकेट हैं जो लाजमी मदद कर रही हैं। रिलायंस में बहेती साहब कह रहे हैं लॉन्ग इनिशिएट किया जा सकता है। 2385 का स्टॉप लगाइएगा, और क्योंकि शो में अपफ्रंट रिलायंस की चर्चा हो गई है, तो जब भी चर्चा हो, और इनफैक्ट इस पिक के साथ भी वो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर प्लीज स्क्रीन पे दिखा दीजिए, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। तो अगर कोई ट्रेड लेने का आप मन बना रहे हैं हमें देखकर, तो अपने इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्टेंट से जरूर एक बार बातचीत कर लीजिएगा। मानस, क्या है इस समय का प्रेफर्ड पिक? देखिए, बैंकिंग में वीकनेस ज्यादा है, इसलिए बैंकिंग क्षेत्र से ही एचडीएफसी बैंक में सेल कॉल है। और अगर आप देखिए तो कल मॉर्निंग में ओपन हुआ 200 मूविंग एवरेज के नीचे, उसके बाद पूरा दिन 200 मूविंग एवरेज के नीचे निकला। आज भी 200 मूविंग एवरेज के नीचे ओपन हुआ, एक बार टेस्ट किया 200 मूविंग एवरेज, लेकिन वहां सस्टेन नहीं हो पाया, वहां पर गिरावट देखने को मिली। तो आई थिंक एचडीएफसी बैंक में गिरावट बढ़ेगी, 1390 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। करंट लेवल्स पे बिकवाली करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस 1435 के रहेंगे, और यहाँ पर आप अक्टूबर मंथ का 1400 का पुट ऑप्शन भी ले सकते हैं। 31 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 24 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, और यहाँ पर करीब 50 रुपए के टारगेट सेट करिए। 50 के टारगेट के लिए दरअसल ये ट्रेड आ रहा है।
1400 का पुट, और क्योंकि हम एक्सपायरी वाले हफ्ते में हैं तो सितंबर नहीं, आपको अक्टूबर पर अब फोकस करना पड़ेगा कि अगली सीरीज का ऑप्शन आपके लिए पेश कर रहे हैं हम। 1400 का पुट लेना है HDFC बैंक में, 31 पर है, लेकिन 50 के टारगेट के लिए एक मौका। बेसिकली मानस यही कह रहे हैं कि मंदी यहाँ पर गहराती हुई दिखाई देगी। अगर आप फ्यूचर्स या कैश में ट्रेड करें 1390 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो एक शॉर्ट साइड का ट्रेड आज के दिन HDFC बैंक में आता हुआ। चलिए, स्वाति होतकर हमारे साथ जुड़ गए। स्वाति, गुड आफ्टरनून। पहले तो आपका कन्विक्शन आइडिया दीजिए, किस तरफ है ट्रेड, तेजी या मंदी की तरफ? जी हर्षिता जी, मैं आज अभी के लिए तेजी का कॉल दूंगी, क्योंकि आई बिलीव कि थोड़े पुल बैक रैली हमें देखने मिल सकती है मार्केट में। जो मैं स्टॉक पिक दे रही हूँ वो भी, इवन दो मार्केट गिरा है बट ये काफी स्टॉक अपहोल्ड रखा है उसने अपनी स्ट्रेंथ। बाय कॉल में मैं एशियन पेंट के ऊपर, ये पर्टिकुलर स्टॉक हम देख रहे हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ट्रेड हो रहा है, हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहा है। 22 EMA के ऊपर आज क्लोजिंग है, तो मुझे लगता है काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, हम लोग बाय साइड रख सकते हैं। करंट लेवल पे करंटली 3475 के आसपास चल रहा है, तो एट करंट मार्केट प्राइस आप बाय कर सकते हो। 34,740 के मैं स्टॉप लॉस देना चाहूंगी, एंड अपसाइड आई बिलीव इट हैज अ पोटेंशियल टू रीच अप टू 3600 लेवल्स। तो एशियन पेंट करंट लेवल पे बाय करना चाहिए। 3600 की तरफ बढ़ता हुआ ये काउंटर, बाय साइड का ट्रेड। इनफैक्ट एशियन पेंट पर सुबह से काफ़ी तगड़ी तेज़ी की बात हो भी रही है। मुझे याद है कविता जैन ने इस पर एक बाय कॉल दिया था, और उनके जो पहले टारगेट्स थे 3480 से 3520 के बीच था, तो 3500 के लेवल तो इसने छू ही लिए, तो वो टारगेट अचीव हुआ। और अब आगे का टारगेट आ रहा है स्वाति की तरफ से 3600 के लिए एक मौका यहाँ पर तेज़ी करने का। ये है फिलहाल वो ट्रेड। अच्छा गाबा साहब, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा इस घंटे? मुझे लगता है गोदरेज कंज्यूमर अच्छा लगता है मुझे। ओके, यहाँ पर एक आपको मिलना चाहिए। टारगेट करीब 900 910 होगा, स्टॉप होगा 876 गोदरेज कंज्यूमर। डिफेंसिव्स के साथ गोदरेज कंज्यूमर हो गया गाबा सर का प्रेफर्ड ट्रेड। तो इस समय रिलायंस इंडस्ट्रीज बहती साहब का प्रेफर्ड पिक 2460 के टारगेट्स के लिए। मानस का HDFC बैंक पे एक सेल कॉल है, 1435 का स्टॉप लगाइए या फिर 1400 का पुट ले लीजिए HDFC बैंक का। स्वाति ने अभी भी एशियन पेंट्स की बात करी। आज सुबह से एक्सपर्ट्स के रडार पे एशियन पेंट्स है, फिर से एक पिक के तौर पे आता हुआ। स्ट्रेंथ है इस काउंटर में, तेजी और तूल पकड़ सकती है। और गाबा सर कह रहे हैं गोदरेज कंज्यूमर, इसमें एक बाय ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। इस बीच एक अपडेट रुपया स्क्रीन पर लेकर आइएगा। सारी तेजी जो थी सब गायब होती हुई 8131 तक की स्ट्रेंथ दिखाई थी रुपए ने आज। 8162 प्रीवियस क्लोज था, और अब 8160 के जोन्स पे ये देखिए अचानक रुपया वीकन होना शुरू हुआ है। क्या तार जैसे एकदम से तेजी आती हुई या रुपए के केस में कमजोरी आती हुई नजर आ रही है। अब वो रुपए की कमजोरी से अच्छा है कि कि डॉलर की स्ट्रेंथ, ये हमारे रुपए की कमजोरी नहीं है, जैसे हमने ग्लोबली डॉलर की जो स्ट्रेंथ है उसका ज्यादा खामियाजा हम भुगतते हुए नजर आ रहे हैं। पर वो प्रेशर माउंट हो गया है, हम वापस रिकॉर्ड लोस की तरफ रुपए पे जाते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह करेंसी मार्केट बेहतर खुले थे तो लगा था एक रिलीफ होगा इक्विटीज में, पर वो करेंसी का गिरना एक प्रॉब्लम हो सकता है, ये क्योंकि मूड इसी करेंसी ने बिगाड़ना शुरू करा था। ये मानस आप लोग रुपए की चार्ट पर स्टडी नहीं करते क्या? 38,500 पर आ चुका है निफ्टी। ये रुपये का अपडेट सुनते ही यहाँ पर पोजीशन शॉर्ट की बढ़ गई 100 पॉइंट के नुकसान पर। अब 120 अंकों की गिरावट निफ्टी बैंक में, और निफ्टी भी सिर्फ 31 पॉइंट ही ऊपर है। ये चार्ट पे तो कोई भी डेटा प्लॉट करो तो मिल जाता है कंटिन्यूस सीरीज में। ये रुपया क्या कहता है मानस? ब्लू स्काई जोन कहां पे जाएगा? देखिए, जो एक्चुअली ब्रेकआउट देखने को मिला था वो करीब 7750 78 के आसपास देखने को मिला था, जिसके टारगेट 8250 के आसपास आते हैं। तो अभी भी 50 पैसे का ऊपर आपको लेवल देखने को मिलेगा, लेकिन इतना वीक ट्रेंड है अगर हम रुपये के टर्म में बात करें कि इसको अब यहाँ से प्रेडिक्ट करना है कि 8250 पे ये रुकेगा या उसके ऊपर के भाव भी हमें देखने को मिलेंगे, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। जब तक इस तरह का ट्रेंड चल रहा है और जब तक 80 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा डॉलर, तब तक मैं समझता हूँ कि आपको कोई वीकनेस, कोई रिवर्सल देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए यूएस डॉलर के लिए स्ट्रांग अप ट्रेंड है, तो उसके साथ ही बने रहना चाहिए। भाई साहब बहुत दिक्कत, एकदम से क्या प्रेशर माउंट हो गया है रुपए पे। इस बीच अरिहंत कैपिटल के आशीष महेश्वरी जुड़ते हुए। आशीष सर आ रहा हूं, गुड आफ्टरनून। पहले मानस का वो 220 का ट्रेड, 220 के ऊपर आ रहे हैं हम लोग। मानस, सबसे पहले आपसे जानना था चार का चौका में। चार का चौका टीजर दिखाइए डॉक्टर साहब, और दिखाइए सस्ता ऑप्शन। मानस कौन सा? तो देखिए
कोटक बैंक पे एक सेल रिकमेंडेशन है, तो इसको ऑप्शन के थ्रू प्ले करेंगे। अक्टूबर का पुट ऑप्शन लेंगे 1800 वाला, तो कोटक बैंक का 1800 का पुट ऑप्शन लेंगे। 56 रुपीस के आसपास ट्रेड हो रहा है, यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस आपको लगाने हैं 39 रुपीस के नीचे, लेकिन ऊपर की तरफ 85 से 90 रुपए तक के टारगेट कोटक बैंक के अक्टूबर वाले 1800 के पुट ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं, तो वहीं पर खरीदारी करने की राय रहेगी। 1800 का पुट, एक और मंदी का ट्रेड। पहले एचडीएफसी बैंक के पीछे पर पड़ गए है ना, सुबह आईसीसी बैंक था, एचडीएफसी बैंक, अभी फिर कोटक, और बैंक प्रेशर में भी। एक्चुअली स्क्रीन पर वही दिख रहा है आशीष, जिन्हीं स्टॉक्स की सबसे ज्यादा धुलाई होती हुई दिखाई दे रही है। तो अब एक और ट्रेड आप ऑप्शन के जरिए ले, याद रखिएगा ऑप्शन में ट्रेड ले रहे हैं तो अगले महीने का ऑप्शन लेना है। अक्टूबर वाला 1800 का पुट लेकर चले और यहाँ पर टारगेट 85 का मानस ने मेंशन किया, ये 56 के आसपास था, 59 हो चुके। एक बार एचडीएफसी वाला भी दिखाइएगा, वो 1400 वाला पुट हो सके तो, क्योंकि वहां पर भी थोड़ा सा एक्शन आता हुआ दिखाई देने लगा है। ये मानस ने मेंशन किया था 3180 के आसपास और 50 का टारगेट था। तो ये दोनों निजी बैंक जिस पर मानस का व्यू साफ है कि मंदी के साइड ही पोजीशंस आप रखें। एचडीएफसी बैंक का पुट लेकर आएंगे प्लीज डायरेक्टर साहब, 1400 वाला। ये देखिए, ये 3370 के आसपास हो चुका और 50 की तरफ बढ़ता हुआ तेजी से दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों मंदी वाले ट्रेड्स जो आप फिलहाल मैप करें। आशीष महेश्वरी को भी जोड़ लेते हैं। आशीष, आफ्टरनून थोड़ा सा क्यों मिक्स्ड है, जहां पर एक तरफ तेजी वाले स्टॉक्स आपके गैस कंपनियां, कंज्यूमर काउंटर्स, रिलायंस का भार है, दूसरी तरफ ये रुपए की वीकनेस फिर से दबाव डाल रही है और बैंकों की तो हालत फिर बिगड़ती हुई। आप किस तरफ बैठ रहे हैं, तेजी या मंदी, कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस मार्केट में? देखिए, जो अभी एक स्थिति बनी हुई है मार्केट में, थोड़ी सी अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है, क्योंकि फैक्टर्स बहुत सारे रोल प्ले कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ एक पहले जैसे फेड एक रोल प्ले कर रहा था या आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का रोल प्ले होता था, अभी बहुत सारे मैक्रो फैक्टर्स प्ले कर रहे हैं, तो जिसके कारण से बाजारों में जो वोलेटिलिटी है वो बहुत बनी रहेगी। दूसरी बात है, एफआईज की तरफ से जो बिकवाली शुरू हुई है, मुझे नहीं लगता कि एकदम से वो बाइंग मोड पर आकर अपना बाइंग दोबारा से शुरू कर देंगे, और रुपए में भी दिख रहा है कि उनकी तरफ से डॉलर की डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि बाजार बिल्कुल थोड़े वोलेटाइल रहेंगे और सेल ऑन रैलीज है जो एक बेटर स्ट्रेटेजी होगी। और जो डीप कट यदि मार्केट्स में आते हैं तो बाय करना चाहिए, क्योंकि डोमेस्टिक फंड्स की तरफ से वहां पर बाइंग, अपने जहां वो स्टॉक ओन करते हैं वहां बाइंग आ जाती है। दूसरी बात, 30 सितंबर भी पास आ रहा है, तो थोड़ा सा एनएवी को भी प्रोटेक्ट करने का काम किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि बहुत डीप करेक्शन अभी 30 सितंबर तक नहीं आएगा, बट वोलेटिलिटी के लिए तैयार है। और दूसरी बात, सेल ऑन रैलीज बेटर स्ट्रेटेजी होगी ट्रेडर्स के लिए। सेल ऑन रैलीज और डीप कट्स में खरीदारी। आशीष सर, 3 बार आपने 1 मिनट में डीप कहा, कितना डीप कट आने वाला है, या आपका कंफर्ट, या आप एग्रेसिवली बाय कब करने वाले हो? इनफैक्ट आशीष, आपको ध्यान हो तो कल भी हमने शो कर रहे थे आफ्टरनून में सासगांव सेंसेक्स, तभी बात हुआ था कि पैनिक में यदि सेल करेंगे रिटेल निवेशक तो कभी पैसा नहीं बना पाएंगे। इनफैक्ट पैनिक का समय पे आप भले ही महीने में 2 या 3 दिन ट्रेड करिए, पर हमेशा मौका तभी मिलता है और बड़ा पैसा तभी बनता है जब आप पैनिक में बाय करते हैं। और पैसा लगता है तब है जब मार्केट 52 वीक हाई पर हो और तब आप ट्रैप हो जाते हैं। तो मैं हमेशा से उसका फेवर में रहा हूं कि महीने में 3 दिन ही ट्रेड करना है और उन दिन का इंतजार करना चाहिए, भरपूर पैसा बनता है। अच्छा बहेती साहब, ये 100 पॉइंट की निफ्टी में रेंज काफी होती है ना? जी आशीष जी, एक अच्छा खासा मूव मिल जाता है, मतलब 100 पॉइंट। तो फिर ये बताइए एक्सपायरी कहाँ होगी, गिव एंड टेक 100 पॉइंट्स? आशीष जी, हमें लगता है कि जिस हिसाब से निफ्टी प्लेस्ड है, एक्सपायरी निफ्टी की ऑलमोस्ट हमें लगता है कि 1700 टू 17,200 के करीब निफ्टी की एक्सपायरी होगी। तो एक पुलबैक जरूर देखने मिल सकता है निफ्टी में यहाँ से, तो उसी के रेंज में एक निफ्टी की एक्सपायरी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 17,000 लार्जली, राइट? 17,200 17,200 तो है थोड़ा सा स्कोप ऊपर आने का, देखते हैं।
क्योंकि हर टिक के साथ यहाँ पर बिकवाली का दबाव जो है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है और ये पूरा रुपये का ही किया धरा है। 81.62 जैसे आशीष कह रहे थे, कल का वो पॉइंट था जहां पर हमने क्लोज, कल का हाई था और उसी डायरेक्शन में दरअसल हम बढ़ चुके हैं, वहां से सिर्फ 1 पैसे की ही दूरी है। तो क्लियरली यही है वो रुपये का फैक्टर जो निफ्टी को नीचे खींच रही है। निफ्टी बैंक अब 200 पॉइंट गवा चुका है और साथ ही साथ मिड कैप में जो 200 अंकों की बढ़त पर हमने कारोबार की शुरुआत या फिर इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, वो सिर्फ 80 पॉइंट ही ऊपर रह गया है। तो ये फिलहाल वो इंडाइसिस का हाल। वेरी क्विकली कहां पर प्रेशर बढ़ने लगा, अदानी पोर्ट सुबह में माइनस का शॉर्ट कॉल, रिकवरी आई थी लेकिन टिकी नहीं है, अब 1% फिर से ये पिट गया है। टाटा मोटर्स 1% गवाता हुआ। ओएनजीसी में बिकवाली का दबाव बढ़ रहा है इस घंटे। आपका स्टेट एसबीआई लाइफ और टेक महिंद्रा जैसे काउंटर्स में करेक्शन आना शुरू हो चुका है और बैंकों में एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस, कोटक, एचडीएफसी, ये सारे स्टॉक्स है जहां पर आधे से 1% की नई बिकवाली दरअसल इस घंटे आती हुई दिखाई दे रही है। ये फिलहाल वो हिट आता हुआ डॉलर टू रुपी के मूव के बाद यहाँ पर कमजोरी दरअसल इंटेंसिफाई होती हुई। मानस, ये अदानी पोर्ट का शॉर्ट ट्रेड अभी भी आप कैरी कर रहे हैं, राइट? बिल्कुल, देखिए एक पुल बैक जरूर इंट्राडे सेशन में देखने को मिला। मेरे ख्याल से मॉर्निंग में अदानी पोर्ट को मैंने रिकमेंड आज नहीं, आई थिंक कल का ये ट्रेड था अदानी पोर्ट का, मेरे को ध्यान नहीं एक्चुअली। ठीक है, आज ही का ट्रेड था। 881 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करने का ट्रेड था। 835 के टारगेट थे जो कि ऑलरेडी मॉर्निंग में अचीव हो चुके हैं। 832 के आसपास के लोज बने, पुल बैक देखने को मिला, लेकिन ये पुल बैक सस्टेन होना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे अभी भी ट्रेड कर रहा है अदानी पोर्ट्स और आप उम्मीद कर सकते हैं कि 100 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाने की कोशिश करेगा जो कि 810 रुपए है। तो उछाल पे कॉशियस रहिए, खरीदारी नहीं करनी है। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर है तो आप अभी भी करंट लेवल्स पे भी एक शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं। 870 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करिए 810 के टारगेट के लिए। अच्छा, इस बीच एडवांस एंजाइम्स के होल टाइम डायरेक्टर मुकुंद काबरा साहब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। अच्छा, उनसे बातचीत की शुरुआत करूं उससे पहले एक काम करता हूं, वो 2:30 हो ही रहे हैं, जो अगला 4 का चौका का पिक है वो ले लिया जाए। दिखाइए भाई 4 का चौका का स्टिंग एफएनओ सुपरस्टार का और दिखाइए स्वाति को स्क्रीन पे। स्वाति, होप हमारी टीम ने आपको बता दिया था एक एफएनओ सुपरस्टार 2:30 पे आपसे लेने वाले थे, बताया था क्या? यस आशीष जी। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे थी नहीं जब मैंने टीज किया था। कौन सा स्टॉक आइडेंटिफाई किया स्वाति? यस, मैंने बाई साइड ही आइडेंटिफाई किया जो कि एक फार्मा स्टॉक है। सिप्ला मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, उन चार्ट्स पे काफी स्ट्रांगली इंटैक्ट है उसका स्ट्रेंथ, आरएसआई पॉजिटिव मोमेंटम में है। ये स्टॉक वेल प्लेस्ड है, सब मूविंग एवरेज के अपवर्ड राइजिंग चैनल में चल रहा है। तो मुझे लगता है सिप्ला में काफी पोटेंशियल है वापस 52 वीक हाई टेस्ट करने के। आई बिलीव वो पार करके एक नया हाई हमें देखने मिल सकता है जो कि स्टॉक को लेके जा सकता है 1130 1140 के रेंज में। तो सिप्ला करंट लेवल पे बाय कीजिएगा, 1060 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 1140 टू 1150 लेवल्स ऑन हाई साइड। सिप्ला, ये आज सुबह भी शुभम का भी पिक था मेरे ख्याल से और स्वाति भी कह रही हैं सिप्ला पसंद आ रहा है। इस समय का प्रेफर्ड पिक आपकी स्क्रीन पर, ये एफएनओ सुपरस्टार सिप्ला खरीदिए 1140 1150 तक के टारगेट्स, 1060 पे करिएगा प्लेस अपना स्टॉप लॉस। और एडवांस एंजाइम्स के एमडी मुकुंद काबरा साहब जुड़ते हुए। काबरा सर, हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। गुड आफ्टरनून आशीष जी। काबरा साहब, थैंक यू। आप सुना, आप रास्ते में हो तो सॉरी आपको थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं हम लोग, पर आपकी कंपनी चर्चा में है। वो बीच में एक लार्ज ट्रेड हुआ जिसमें नालंदा इंडिया इक्विटी फंड ने स्टेक खरीदा, 29 लाख शेयर्स और एक्वायर करे। नालंदा के पास तो ऑलरेडी स्टेक था ना, उन्होंने बढ़ा दिया क्या इस कंपनी में? हाँ, अभी करीब उनका 9% के आसपास स्टेक हो गया आशीष जी। प्रमोटर्स ने लेकिन माल छोड़ा। ये प्रमोटर एंटिटी थी एडवांस्ड वाइटल एंजाइम्स, क्यों प्रमोटर माल छोड़ रहे हैं सर कंपनी में? सर, आपको पहले से ही पता है हमारे यहाँ पे 2 प्रमोटर थे। एक जो प्रमोटर इनएक्टिव है वो उनकी स्टेक कम कर रहा है। सो उनकी स्टेक करीब 10% के नीचे थी तो उन्होंने करीब 2.5-3% और छोड़ा है। तो मतलब अभी ऐसे ट्रांजैक्शंस और हो सकते हैं? अभी भी करीब उनके पास अभी भी करीब 7% है, तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि वो छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, ये तो अच्छी बात है कि सारा का सारा लैच ऑन, बल्कि जो उन्होंने छोड़ा उससे ज्यादा नालंदा ने एक्वायर करा। 25 छोड़ा था लाख शेयर और 29 लाख शायद नालंदा ने एक्वायर करें। नालंदा से भरोसा बढ़ रहा होगा स्ट्रीट का। लेकिन काबरा सर, हो क्या रहा है, ये स्टॉक अपने लोस के आसपास कामकाज कर रहा है, अच्छा खासा करेक्ट हुआ है। तो इस समय क्या ऐसा कुछ, मैं आपसे बिजनेस फिर हालात जानना चाहता था,
क्योंकि हमारा अच्छा खासा एक्सपोजर यूएसए में है, कुछ रिसेशन लाइट फियर्स भी आने शुरू हुए, धंधे में इंपैक्ट होना शुरू हुआ है। आपकी कंसल्टेशन उनके साथ क्या कह रहे हैं? हमारा जैसा अनुमान जिस ढंग से भी दिख रहा है, यूएस रिसेशन का कुछ इम्पैक्ट तो आएगा न्यूट्रास्यूटिकल बिजनेस पे, लेकिन साथ में जो फूड का जो बिजनेस है और जो फीड का जो बिजनेस है ये काफी बढ़ेगा। तो और हम लोगों का एक बहुत अच्छा है कि हमारा डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। हम लोगों का न्यूट्रास्यूटिकल में भी है, फार्मा में भी है, हम लोग फूड में भी है और फीड में भी है। तो कोई बिजनेस थोड़ा कम होगा तो कोई बिजनेस थोड़ा बढ़ेगा। और दूसरी हमारे लिए अच्छी बात यह है कि डॉलर जैसे अप्रिशिएट होता है और रुपया डिप्रिशिएट होता है तो वो भी हमको कुछ कुशनिंग करता है। तो ओवरऑल अगर आप बोलोगे तो इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा। अच्छा, फिर साल दर साल देखूं, क्यू ऑन क्यू देखूं, वो मार्जिन्स अच्छे खासे नॉक ऑफ हुए थे। हम शायद 25-25.5% मार्जिन्स पे आ गए। पिछले साल वाली कहानी थी 45-50% वाली। तो काबरा सर, ये हम लोग उस मार्जिन प्रेशर को डिफेंड क्यों नहीं कर पा रहे? क्या पास ऑन करने में, क्योंकि B2B ज्यादा है इसलिए पास ऑन करने में इश्यूज आते हैं? क्या दिक्कत है? देखिए, हम लोग हमेशा रिसर्च कंपनी रही है। हाँ। तो ये मार्जिनल जो मार्जिन का जो प्रेशर है ये टेम्पररी प्रेशर है, ये कुछ दिनों तक और रहेगा, लेकिन धीरे धीरे हम वापस हमारे रेंज के ऊपर जाएंगे जो 40 से 48% की रेंज है। हम लोग हमेशा इंस्टेड ऑफ लाइक मार्जिन पास ऑन करने के बजाय हम लोग हमेशा R&D पे फोकस करते हैं और R&D से हम प्रोडक्टिविटी हमेशा इंप्रूव करते जाते हैं। तो धीरे धीरे आप देखोगे कि वी विल गो बैक टू अवर ओरिजिनल रेंज। दिस वाज अ सडन इम्पैक्ट, काफी इम्पैक्ट था क्योंकि काफी सारे रॉ मटेरियल और लॉजिस्टिक के कॉस्ट एक साथ कहीं डबल ट्रिपल बढ़ चुके थे। बट और लास्ट क्वार्टर की अगर आप बात करोगे तो थोड़े वन टाइम के भी हिट्स है, और जैसे कुछ पावर के भी ये थे, जैसे आंध्रा के अंदर पावर 15 दिन बंद था तो काफी डीजी के ऊपर भी चलाना पड़ता था। प्लस कुछ जो शॉर्ट टर्म के जो इम्पैक्ट थे, जैसे हमारा काफी सारा जो पैसा है वो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स के अंदर है। तो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स के अंदर मार्केट टू मार्केट जैसे रेट्स बढ़ते हैं तो कुछ हद तक ये भी आता है, राइट, जो कि ओवरऑल लॉन्ग पीरियड के अंदर वो नलीफाई हो जाता है, बट शॉर्ट टर्म के लिए कुछ दिनों तक वो इम्पैक्ट दिखता है। तो ये सब ठीक है, एकदम से सब कुछ दाम बढ़ गए थे, पास ऑन करने में समय लगा, पर इवेंचुअली पास ऑन हुए हैं क्या? अब सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में 25% के ऊपर की मार्जिन टिक्स देखूंगा क्या? हमें तो लगता है कि हम धीरे धीरे वापस वो रेंज के ऊपर जाएंगे। मेरे हिसाब से 25% इज काफी बॉटम अप है, बट आने वाला समय बताएगा। बट जो उम्मीद है वो हम लोग 2-3 क्वार्टर में वापस हमारे रेंज की तरफ बढ़ना चाहिए। अच्छा काबरा साहब, आपने कहा R&D पर काफी काम करते हैं, आपके लार्जली प्रोजेक्ट रिसर्च बेस्ड होते हैं, तो क्या आप लोगों ने कुछ R&D की है कि ये लंपी काउ डिजीज से कैसे इजाद पाया जाए? उसको लेकर कोई प्रोडक्ट जिस पर आप लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि इस समय एनिमल हेल्थ केयर में वही सबसे बड़ा डर है। देखिए, हमारे काफी सारे जो प्रोडक्ट्स है वो मल्टीपल काम करते हैं। जैसे हमने कोविड के अंदर भी जब काफी रिसर्च करके देखा था कि हमारे कुछ जो प्रोडक्ट फॉर्मुलेशंस है वो वायरस के ऊपर भी काफी अच्छे से काम करते हैं। तो इस समय भी हम ये डिजीज के ऊपर ये काफी फैला हुआ है और इसके ऊपर हमारे अभी ट्रायल्स चल रहा है। तो हमारे काफी सारे प्रोडक्ट वायरल्स के लिए भी काफी काम करते हैं, इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए भी काम करते हैं, जो हमारे सिस्टमैटिक एंजाइम्स है। बट अभी रिजल्ट्स आने बाकी है, इसलिए मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता। बट हाँ, काम काफी चालू है R&D के अंदर इस पे भी। जाते थे आखिरी सवाल, अब आप अपने प्रोमिनेंट शेयर होल्डर से तो बातचीत करते रहते होंगे, नालंदा क्या कह रहा है? और जो को प्रोमोटर माल छोड़ेंगे खरीदेगा क्या? ये बताना मुश्किल है क्योंकि कोई ये नहीं बोलता है कि हम कल जाके माल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। बट इतना जरूर है कि नालंदा से भी हम हर क्वार्टर 2 क्वार्टर के अंदर मिलते रहते हैं। जनरल वो हालात लेते रहते हैं। उनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, उनको बिजनेस के बारे में काफी समझ है और वो अप्रिशिएट भी करते हैं। बट ये बताना मुश्किल है कि प्रमोटर माल छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, या नालंदा लेगा या नहीं लेगा। मुकुंद सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। मुकुंद सर कॉन्फिडेंट, थैंक यू आशीष जी। दिक्कत भरे मार्जिन थे 25% तक, वो सब कुछ सारी दिक्कतें एब्जॉर्ब है। अब यहां से वापस होपफुली वो पुराने लेवल जो थे, पुरानी ट्रेजेक्टरी जो थी 40-45% के आसपास की, धीरे धीरे वहां पे मार्जिन सब यहां से जाते हुए नजर आएंगे। शायद उस केस में बातचीत ऐसा लग रहा है वर्स्ट इज बिहाइंड अस। पर महेश्वरी सर, ट्रैक करते हो क्या आप? है तो पिटा हुआ स्टॉक 425 वाला, जो हाईज वाला सब 300 कामकाज कर रहा है, तो हैं तो कुछ कंसर्न जो भाव में दिख रही हैं।
बिल्कुल। सबसे पहले तो ये जो प्रॉफिटेबिलिटी में डिक्लाइन आ रहा है, क्योंकि आप देखो कंपनी का मार्केट कैप 3000 करोड़ से ज्यादा का है और प्रॉफिटेबिलिटी क्वार्टर की अब 17 करोड़ का प्रॉफिट है। लास्ट क्वार्टर में जो 25 करोड़ का था शायद उनका मार्च क्वार्टर में, तो एक प्रॉफिटेबिलिटी में डिक्लाइन है। जैसे काबरा जी बता रहे थे कि मार्जिन को लेकर थोड़ा सा इश्यूज है, तो बिल्कुल एक बड़ा वो मैटर है। सेकंड, कोई बड़े लार्ज ट्रिगर नजर नहीं आते। जरूर कंपनी के पास में 400 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं और ये सारी प्रोफाइल वगैरह सारी अच्छा है, ग्लोबली ऑपरेट भी करते हैं, पर कोई शॉर्ट टर्म ट्रिगर नहीं है जो स्टॉक को दोबारा से 400 के ऊपर ले जाए। तो मेरी तो इनफैक्ट अभी भी थोड़ा सा स्टॉक को अवॉइड करने की सलाह है यदि आपका शॉर्ट टर्म नजरिया है। लंबी अवधि में नालंदा ने जरूर कॉन्फिडेंस शो किया है, बट कितना रिटर्न बनेगा आई थिंक आने वाला समय ही बताएगा। बट बहुत सारे दूसरे निवेश के अच्छे मौके ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो बेटर वहाँ फोकस किया जाए। साहब अवॉइड करने की सलाह, देखते हैं बिजनेस में टर्न राउंड का जो भरोसा काबरा साहब दिला रहे हो आता है या नहीं, 1-2 क्वार्टर रुक जाए फिर ही निवेश करें। अच्छा, इस बीच जो बिकवाली इंटेंसिफाई हो रही है उसमें टू व्हीलर कंपनियों पर ध्यान दीजिए। हीरो मोटोकॉर्प 2.5% नीचे। बजाज ऑटो में भी मैं देख रही थी थोड़ी देर पहले कुछ मुनाफा वसूली का सिलसिला हावी होता हुआ दिखाई दिया था। ये वो 2 कुछ काउंटर्स हैं जहां पर प्रेशर दरअसल इस घंटे बढ़ने लगा है। इन पर स्वाति एक बार व्यू देंगी प्लीज आप। बजाज ऑटो 1% के नुकसान पर 2-2.5% की गिरावट, ये हाल फिलहाल चले थे तो कुछ पोजीशंस अनवाइंड हो रही हैं या फिर चार्ट थोड़ा सा बिगड़ा है? यस हर्षिता जी, बजाज ऑटो की अगर बात करें तो चार्ट बिगड़ा हुआ है, क्योंकि कल हम लोग ने देखा था ये स्टॉक ने 200 DMA का एक ब्रेकडाउन दिया था जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है सपोर्ट। तो वो सपोर्ट के नीचे उसने क्लोजिंग दिया था व्हिच हैज क्रिएटेड अ कॉशियस साइन और से द बेरिश सिग्नल क्रिएट होता है। अभी मुझे लगता है 3500 एक इमीडिएट स्विंग सपोर्ट लेवल्स है उसका, अगर आज वो भी ब्रेक कर देते हैं क्लोजिंग बेसिस नीचे ही रह जाता है तो ये और सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है जो कि रीटेस्ट कर सकता है 3450 टू 3400 के लेवल। सो व्यू कॉशियस है, फ्रेश लॉन्ग से इनिशिएट नहीं करना चाहूंगी। मुझे लगता है और डाउनफॉल हमें देखने मिल सकता है 100 पॉइंट्स फ्रॉम ये बजाज ऑटो आज सुबह भी किसी ने सेल दिया था, ये मेरे ख्याल से 4 का चौका जब सुबह का था तब एक सेल कॉल इनिशिएट हुआ था, तो बढ़िया पिटा है। और स्वाति की तरफ से एक आइडिया इस समय बजाज ऑटो हीरो मोटोकॉर्प था एफनो सुपरस्टार राजेश पालविया का 2640 और फिर 2620। हीरो मोटोकॉर्प लेकर आएंगे प्लीज। ये राजेश पालविया का ट्रेड था और 2640 तक के लेवल्स तो आ ही गए हैं अभी आप स्क्रीन पर। मेरे ख्याल में उनका टारगेट भी अचीव हुआ। तो हीरो मोटोकॉर्प पर था पहला 4 का चौका। स्वाति कह रही बजाज में भी अच्छा बिकवाली का वो पन्ना नहीं लाया वो सुबह वाला ठीक है। गावा सर का टीजर का टाइम हो गया ना डॉक्टर साहब। चार्ट का चमत्कार गावा सर क्या रडार पे आया? कोफोर्ज अच्छा लगता है। कोफोर्ज आईटी पैक से है, लगता है कि 3461 पर ट्रेड कर रहा है। फर्स्ट टेक्निकल टारगेट 3500 वहां तक जाना चाहिए। स्टॉप होगा 3425 कोफोर्ज। 500 के टारगेट के लिए कोफोर्ज में खरीदारी करने का मन। गावा सर का मूड आज बिल्कुल पुल बैक को सुबह से खेलने का है, तो बढ़िया बढ़िया आइडियाज वो पुल बैक की तरफ लाते हुए मानस ने बेरिश भी रखे हैं पॉकेट में जो वीक है और बाकी वो वैसे ही बिहेव भी करती हुई आपको नजर आएंगी। लेकिन अब वक्त हो क्या चल रहा है? कैसे कोई भोपाली बोल सकता है ये बात? क्या चल रहा है? सुमित आपको नजर आएंगे क्या चल रहा है में, और साथ साथ लक्ष्मण नहीं दिख रहे। लक्ष्मण आएंगे अभी। अच्छा लक्ष्मण भी आएंगे। और अरे क्या चल रहा है में हमारे साथ और भी एक्सपर्ट्स अब जुड़ते हुए श्रीकांत भी हैं। श्रीकांत कुछ आप भी क्या चल रही है अगर लेके आएंगे आप पूछिए। मैं पूछ रहा था कोटक बैंक में क्या चल रहा है। ये गलत जवाब है, ये गलत क्वेश्चन है। ठीक है भाई क्या चल रहा है भाई? अच्छा तो आज मतलब कई सारे कॉलर शोज में हाल फिलहाल में बहुत सवाल आ रहे थे LIC के ऊपर। तो LIC की जब ढूंढाई शुरू की गई तो आज अपना नया लाइफ टाइम लो हिट किया है और मार्केट कैप भी 4 लाख करोड़ के नीचे पहुंच चुकी है। तो एक मासिव सेल ऑफ LIC ने विद टाइम दिखाया है। जब ये लिस्ट हुआ था तब ये 6ठी सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर लिस्ट हुआ था और आज ये 14वीं सबसे बड़ी कंपनी के तौर पे कामकाज कर रहा है। तो जिस तरह से बिकवाली आई है ये काफ़ी ज़्यादा रही है। तो लोगों ने पूछा भी ऐसा क्या हुआ कि LIC के अंदर इतनी मासिव सेल ऑफ क्यों आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो शुरुआत डॉक्टर साहब आप उन आंकड़ों से करिए जो कि हाल फिलहाल में इनके नंबर्स के साथ हुआ, यानी कि जो परफॉर्मेंस LIC की रही है विद टाइम।
सबसे पहले ये 6 महीने में रिटर्न इनके प्राइवेट पीयर्स का, यानी कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का, एसबीआई का, एचडीएफसी लाइफ का और मैक्स का। एचडीएफसी लाइफ भी लार्जली अंडर परफॉर्मर है, लेकिन फिर भी वो एलआईसी को आउट परफॉर्म कर गया है पिछले 6 महीने में। तो इस तरह की परफॉर्मेंस आई है प्राइवेट इंश्योरर्स की तरफ से, और इसके ठीक सामने आपको एलआईसी दिखाई पड़ेगा। इसकी परफॉर्मेंस लगातार बिकवाली में है, अपने इशू प्राइस से 32%, 34% नीचे। वो बात अलग है, अलग अलग तरह के इशू प्राइस है, किसी के पास पॉलिसी होल्डर है, कोई अदरवाइज है, लेकिन ऑन एन एवरेज ये 30-35% अपने हायर से टूट चुका है। 6 लाख करोड़ की मार्केट कैप थी हिट होके, अब वो 4 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। 2 लाख करोड़ की वेल्थ इरोड कर चुका है। बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी हैं, प्रोमिनेंटली मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल की रिपोर्ट को भी रेफर किया मैंने। तो अलग अलग नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, उन नंबर्स के मद्देनजर में बिकवाली है। सबसे पहले तो ये एलआईसी का मार्केट शेयर, 2 एलआईसी डोमिनेंट प्लेयर, इसमें कोई दो राय नहीं है। 50% से ज्यादा का मार्केट शेयर है, वो भी इंडिया जैसी लोएस्ट इंश्योरेंस पेनिट्रेटेड मार्केट के अंदर। उसके बावजूद एलआईसी का जो मार्केट शेयर है वो टूट रहा है। FY14 में एक समय पर ये करीब 76% होता था, 71% हुआ 17 तक आते आते, 20 तक आते आते 70% रह गया, 21 तक 66% और आज 63%। तो ये लगातार फॉलिंग ट्रेजेक्ट्री है इंश्योरेंस स्पेस की। प्राइवेट प्लेयर्स गेन कर रहे हैं ऑब्वियसली। इसके सामने एलआईसी का दूसरा जो मार्केट शेयर है, अगर आप न्यू बिजनेस प्रीमियम के अलावा ग्रॉस बिजनेस पे भी आ जाएंगे तो भी 72% का मार्केट शेयर आज टूट के 62% की रेंज के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो एक मासिव सेल ऑफ इनके जो रिडक्शन है इनके मार्केट शेयर में, वो तो देखने को मिली। तो पहली वजह, प्रोमिनेंट वजह बाजार यही मान के चल रहा है। इसके आगे अब कुछ और इंटरेस्टिंग नंबर्स आएंगे, जिसमें सबसे पहले तो जो एलआईसी का वीएनबी मार्जिन है, ये एलआईसी का जो टिकट साइज है, टिकट साइज यानी कि ऑन एवरेज आपको जो इंश्योरेंस प्रीमियम इनको मिलता है वो करीब करीब 25,000 के आसपास का है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 1.5 लाख का है, एचडीएफसी लाइफ 1.25 लाख का है, मैक्स 1.25 लाख का है, इवन एसबीआई भी 85,000 का है। तो उन सबके सामने 1/4 पे खड़े हैं। ऑब्वियसली इनका रूरल एक्सपोजर ज्यादा है, जिसकी वजह से इनका टिकट साइज थोड़ा छोटा है, इसलिए बड़े मार्केट शेयर को कैप्चर करते हैं। वीएनबी मार्जिन सबसे इंपॉर्टेंट मार्जिन होते हैं पूरे इंश्योरेंस स्पेस के लिए। एलआईसी है 11% पे, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है 28% पे, एसबीआई है 26% पे, एचडीएफसी लाइफ है 28% पे और मैक्स लाइफ भी 28% पे। लेकिन एलआईसी के जब नंबर्स में पढ़ रहा था तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज अब आपकी स्क्रीन पर आएगी। एलआईसी के केस में क्योंकि ये मेजर पैसा अपना बॉन्ड्स और बाकी जो मतलब इंश्योरेंस रिलेटेड या इंटरेस्ट रेट रिलेटेड प्रोडक्ट्स में डालते हैं, तो कोई भी 1% की अगर ब्याज दरों में बढ़ोतरी होती है तो इनको वीएनबी में करीब करीब 19% का इंप्रूवमेंट होता है। लेकिन अगर कोई भी 1% ब्याज दरों में कटौती होती है तो इनके वीएनबी पे 38% का नेगेटिव इफेक्ट आता है। ये किसी भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के सामने सबसे ज्यादा है। मार्केट भी अगर टूटता है तो एलआईसी का पोर्टफोलियो करीब करीब 5% साफ हो जाता है, अगर बाजार 10% टूटता है तो। ये आपके सामने वीएनबी मार्जिन पे किस किस तरह का इंपैक्ट आता है ब्याज दरों में बदलाव का, एलआईसी का और बाकी प्राइवेट इंश्योरेंस का, वो आपके सामने है। एलआईसी पे 19% का इंपैक्ट आता है अगर 1% ब्याज दरों में बढ़ोतरी होती है तो। एसबीआई लाइफ पे -1%, एचडीएफसी लाइफ पे +1%, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पे +1% और मैक्स लाइफ पे 4%। तो ये जो वेरिएशन है ये सिंगल डिजिट में है। सिर्फ एलआईसी ऐसा है जिसके ऊपर डबल डिजिट का इंपैक्ट आता है। तो इंश्योरेंस रेट सिनेरियो जैसे जैसे बदल रहा है वैसे वैसे एलआईसी के नंबर से भी इंपैक्ट हो रहा है। वो वीएनबी मार्जिन पे दिख भी रहा है और शायद वो मार्केट शेयर के साथ साथ मिलकर स्टॉक को नीचे की तरफ धकेल रहा है। इसीलिए शेयर जो है वो ऑल टाइम लोज पे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 629 हो गया, दिक्कत तो है। और नॉर्मली एलआईसी ने काफी लोगों को रेस्क्यू किया, यहाँ पर इसको रेस्क्यू करने के लिए ज्यादा लोग आ नहीं रहे। आशीष महेश्वरी, ये मुझे बताइए निवेशकों को करना क्या है, क्योंकि वीएनबी मार्जिन्स पर दबाव क्लियरली बनता हुआ दिखाई दे रहा है और बिजनेस अगर निजी कंपनियों के हाथ जा रहा है तो निवेशकों को क्या स्टॉक रखना चाहिए अब? मेरा सलाह तो हमेशा से ही स्टॉक को बेच देने की रही है और अभी भी 630 के लेवल पे भी बेचने की सलाह है, क्योंकि जो अग्रेशन दूसरे प्राइवेट इंश्योरर दिखा सकते हैं वो एलआईसी उसको मैच नहीं कर सकता। तो इसीलिए 72% से 62% उनका मार्केट शेयर हो गया है। दूसरी बात, इस बार जो अब अगले 1-2 साल प्रॉब्लम आएगी और जिसके कारण से अभी स्टॉक गिर रहा है, क्योंकि एलआईसी इंडिया का नंबर 1 गवर्नमेंट सिक्योरिटी होल्ड करता है। तो ऑलमोस्ट 17-18% होल्डिंग उनके पास में है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, जो आरबीआई और बैंक से भी कहीं ज्यादा है। तो अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने का साइकिल शुरू हुआ है तो काफी सारे ट्रेजरी के लॉसेज और मार्क टू मार्केट के इश्यूज आने वाले समय में एलआईसी को फेस करने पड़ेंगे। तो जिसके चलते जरूर 1-1.5% ही होल्डिंग है इंस्टीट्यूशन की इस स्टॉक में, बट वो अभी भी आप लास्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखते हैं तो वो दोनों एफआई डीआई दोनों ही स्टॉक को बेच रहे हैं
और रिटेल के हाथों में स्टॉक जा रहा है जो एवरेज कर रहे हैं या जिन्हें वैल्यू बाइंग लग रही है, तो मेरी अभी भी सलाह रहेगी कि स्टॉक में बाय ना करें, ये और नीचे ड्रिफ्ट हो सकता है। ओके, तो ये फिलहाल अवॉइड वाली कैटेगरी में अगर आपके पास है तो पोजीशंस हल्की करना शुरू करें, क्योंकि क्लियरली बिजनेस पर असर है और प्रेशर माउंट होता हुआ क्लियरली इस बिगड़ते हालात में भी। इस बीच आपने वो फ्लैश देखा कि कल दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी बैठक होने वाली है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ। अब चर्चा का मुद्दा क्या है, यहाँ पर क्या चल रहा है? लक्ष्मण हमारे साथ जुड़ गए। लक्ष्मण बताइए, ये बड़ी बैठक की क्या वजह? देखिए, ये जो बैठक होने जा रही है दरअसल ऐसे समय में हो रही है जब महंगाई के मोर्चे पर अभी तक राहत नहीं मिली है। सरकार और रिजर्व बैंक दोनों यहाँ पे जो है चिंतित हैं, और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि यहाँ पे इकोनॉमी को लेकर भी चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो ये जो बैठक बुलाई जा रही है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होगी, जिसमें सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होंगे बल्कि राज्य मंत्री भी वहाँ पे शामिल होंगे, और करीब 2 घंटे तक ये बैठक चलेगी। और इस बैठक में ये बताया जाए कि महंगाई को लेकर के सरकार की रणनीति क्या है, अभी ताजा हालात क्या है, अर्थव्यवस्था को लेकर जो चिंताएं जताई जा रही है वो चिंता कितनी जायज है, और भारत कितनी मजबूती से यहाँ पे खड़ा है। तो रुपये में गिरावट पर भी चर्चा होने की संभावना है, जहां पे प्रेजेंटेशन के जरिए बताया जाएगा कि आखिर ये रुपए में गिरावट हो तो रही है लेकिन दूसरी करेंसी के मुकाबले हम अभी भी काफी मजबूत हैं। महंगाई पर काबू पाने के लिए आम लोगों को, गरीब लोगों को महंगाई की आंच ना पहुंचे, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये सारी बातें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में चर्चा होगी, ताकि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तो जब ये मंत्री जाएं अपने अपने क्षेत्र में तो लोगों को भी बताएं कि सरकार कितना उनका ख्याल रखती है। की प्रिपेयर्डनेस होने वाली है अपने अपने क्षेत्र में जाने की। ऐसा नहीं है कि हमारी और आपकी जेब को थोड़ा सा संभाला जाए, महंगाई को कम करने के कुछ अनाउंसमेंट है, ऐसा कुछ नहीं होगा ना। बस आपस में बातचीत होगी, हो क्यों रहा है, क्या हो रहा है। नहीं, कोई अनाउंसमेंट होने की संभावना नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक चर्चा होती है। हाँ, यहाँ पे रणनीति जरूर बनती है, सरकार अपना आगे का आउटलुक देती है कि हम आखिर क्या करने वाले हैं, और फिर एक मंत्रियों से भी एक सेंस लेती है कि आखिर क्या और किया जाना चाहिए था। तो यहाँ पे कोई फैसला नहीं होगा, लेकिन यह फैसले की पृष्ठभूमि यहाँ पे तैयार जरूर होगी। कल वेडनेसडे है, सुबह मिलेंगे क्या आप? कल वो कैबिनेट सीसीए की बैठक है कि नहीं है? ये तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग अलग, वो कैबिनेट सीसीए शेड्यूल्ड है कि नहीं है? बिल्कुल शेड्यूल्ड है, और कल दोपहर से पहले कैबिनेट और सीसीए की बैठक होगी, उसके बाद ही शाम में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक होगी, और कैबिनेट और सीसीए दोनों की बैठक है। और अभी इसमें क्या बैठक में आना है वो अभी तय नहीं हुआ है, क्योंकि जापान से प्रधानमंत्री लौट के आते हैं, फिर उनके अधिकारियों के साथ एक बैठक होती है, फिर एजेंडा तय किया जाता है। तो हो सकता है कि कल बैठक से पहले CNBC आवाज के दर्शकों को ये पता चल जाए कि आखिर क्या इस बैठक में होने जा रहा है। हो सकता है नहीं, हम सुबह इंतजार कर रहे होंगे आपका। मैं भी इसी कोशिश में रहूंगा किसी तरीके से आपके शो में आपका समय में चुरा सकूं। चलिए लक्ष्मण, थैंक यू। तो कल इंपॉर्टेंट दिन है, कैबिनेट सीसीए मीट शेड्यूल्ड होगी, वो वीकली वाली वेडनेसडे के दिन, और प्लस पीएम मोदी खास तौर पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ मुलाकात करने वाले हैं। ये इन्फ्लेशन, इकोनॉमी के हालात, इस पे खास तौर पे चर्चा, तो एक प्रेमाइस सेट हो सकता है शायद आगे आने वाले अनाउंसमेंट्स के लिए। इस पर इनफैक्ट डायरेक्टर साहब कह रहे हैं मिड कैप फंडा की बारी है, और उसके बाद वैभव सांघवी साहब एकदम तैयार हैं अपनी व्यूज देने के लिए। 17,000 को एक बार फिर टेस्ट किया है हमने कुछ ही देर पहले, वो आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन आज का सैक्रोसैंट लेवल होगा 16,942, जो आज का डे लो है। उससे जितनी दूरी हम बनाए रखें उतना अच्छा है। अच्छा, आशीष महेश्वरी बताइए आपका फटाफट मिड कैप फंडा क्या है? मेरा मिड कैप फंड है रेणुका शुगर। मेरा मानना है कि जो रैली बन रही है शुगर स्टॉक्स में, तो रेणुका बीइंग मार्केट लीडर इन दिस सेगमेंट, ये अच्छा आगे परफॉर्म करता रहेगा। और जो मोमेंटम आना शुरू हुआ है स्टॉक में, जो वॉल्यूम्स भी दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि इस स्टॉक पे बिल्कुल नजर रखनी चाहिए सेक्टर में। कोई औसतन टारगेट? जी, इनफैक्ट यदि आप 3 महीने तक स्टॉक को होल्ड किया जाए तो मेरा मानना है 52 वीक हाई क्रॉस होगा, और ये स्टॉक 65 से 67 रुपए तक बिल्कुल जाने का पोटेंशियल है। जल्दी बोलिए तो आशीष जी ने भी 3 लाइनें समेट दिया अपना, है ना आशीष जी? इसीलिए ना जी, मुझे लगा थोड़ा समय की कमी है, थोड़ा है। चलिए
श्री रेणुका शुगर्स रखिए रडार पे, बहुत बढ़िया मोमेंटम है, आज भी अच्छी तेजी दिखा रहा है। और महेश्वरी साहब कह रहे हैं इसमें खरीदारी करने के मौके ढूंढे जा सकते हैं। टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर, ये अगले 3 महीने के लिए आज से टारगेट्स हैं इस मिड कैप स्टॉक में। अब हमारे साथ आपको स्क्रीन पे नजर आए थे एवेंडस कैपिटल के को सीईओ वैभव सांघवी सर जुड़ते हुए। सांघवी सर हाय, गुड आफ्टरनून। ये हम लोग LIC की अभी चर्चा कर रहे थे, एवेंडस में आप लोग खरीद रहे हो LIC के रिकॉर्ड लोज पे? स्टॉक स्पेसिफिक तो मैं शायद नहीं बता पाऊंगा, लेकिन फ्रॉम एन इंश्योरेंस सेक्टर पर्सपेक्टिव हमें डेफिनेटली लगता है कि जो प्राइवेट इंश्योरर्स है वो कंटिन्यू करेंगे मार्केट शेयर ग्रैब करने के लिए। और दूसरा कि ऑन अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी बेसिस एज वेल काफी सेक्युलर ग्रोथ की गुंजाइश है पूरे सेक्टर में। सो बिजनेस पर्सपेक्टिव हमें ठीक लगता है। द ओनली कैवियट हियर इज कि वैल्यूएशंस देखने हैं, और दूसरे के इसमें पूरे सेक्टर में हम कॉन्स्टेंटली इधर इक्विटी डाइल्यूशन देख सकेंगे या प्लेसमेंट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस भी देख पाएंगे उसमें। इसलिए हमें लगता है कि सप्लाई कंटिन्यूसली रहेंगी। सो प्रॉबेबली एक चांस है कि थोड़ा हम वैल्यूएशन कंप्रेस हो सकते हैं। सो ये सिर्फ ध्यान में रखना चाहिए। विंडोज का जो इंटरेक्शन होता है आपकी ग्लोबल क्लाइंट से, क्या व्यू बन रहा है, क्या मूड बन रहा है? अचानक पिछले कुछ दिनों से काफी सीरियस बिगवाली का प्रेशर वापस सांघवी सर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। कल भी 5,000 करोड़ रुपए का सूटकेस वापस ले गए। ये व्यू क्या बन रहा है? ये बेसिकली ग्लोबल सेल ऑफ है, उसी का खामियाजा हम भुगत रहे हैं, या फिर थोड़ा सा और हमने आउट परफॉर्म करा है तो कुछ सीरियस नॉक की तैयारी हो रही है? आशीष, आई थिंक ये दोनों कारण है। वन के फ्रॉम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो ग्लोबल करेंसीज बहुत ही वॉलेटाइल हो रखी है। आप डॉलर इंडेक्स देखें तो 114 के करीबन पहुंचा हुआ है। इंडिविजुअल करेंसी देखिए, येन देखिए, ग्लोबल GBP देखिए या यूरो भी देखिए, आई थिंक काफी डिप्रिशिएट हुई है डॉलर के कंपैरिजन में। और जब भी डॉलर के कंपैरिजन में काफी करेंसीज डिप्रिशिएट होती है और बॉन्ड यील्ड्स काफी ऊपर जा रही है, तो डेफिनेटली एक रिस्क ऑफ का वातावरण और माहौल जनरली बनता है ग्लोबल मार्केट्स में। जो बिकवाली हम देख रहे हैं वो उसी का कारण है कि ग्लोबली रिस्क ऑफ की एनवायरनमेंट है, वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो रही है और इसीलिए थोड़ी डी ग्रॉसिंग भी हो रही है अक्रॉस ग्लोबल पोर्टफोलियोज। और इसी के कारण हमें भी बिकवाली इंडिया में भी इक्वाली आई है। ऑफ कोर्स इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है, सो एक रीजन है थोड़ा प्रॉफिट बुक करने के लिए भी। अब लेकिन अगर ये पैसा निकल रहा है तो जा कहाँ रहा है? क्योंकि वैभव, एक चीज हमने देखा है ना, आपका गोल्ड परफॉर्म कर रहा है ना, बाकी कोई एसेट क्लास में ज्यादा पैसे बन रहे हैं। और अगर एक इमर्जिंग मार्केट है जिसने डिसेंट रिटर्न दिया, इफ नॉट अ साइजेबल रिटर्न, तो यहाँ से एग्जिट करके ले कहाँ जाएंगे? फिर फायदा क्या हुआ? No, of course, I think there is something as risk off environment as well, जहाँ वो कैश इंक्रीज कर सकते हैं या फिर इधर US 10-year सिक्योरिटीज में डाल सकते हैं या डॉलर एज अ करेंसी में भी रख सकते हैं। सो इफ यू सी US 10-year की 3.8% के करीबन यील्ड पहुंच चुकी है, तो वो अट्रैक्टिव भी है। सो वी मे सी सम अमाउंट ऑफ फंड्स थोड़ी इक्विटी से बॉन्ड्स की तरफ जाते हुए। सो काफी रीचर्निंग, रीबैलेंसिंग हो रही है पोर्टफोलियोज में अलोंग विद द रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट। अच्छा, ऐसे में फिर आप जैसे फंड मैनेजर्स का भारत पर क्या नजरिया बन रहा है? क्योंकि यहाँ पर हम अपनी इंटरनल स्टोरी जानते हैं, कंजम्पशन थीम में हम सब देख रहे हैं आजू बाजू किस तरह से मार्केट्स में धूम मची हुई है, क्या लोगों का बाहर निकलना, क्या शॉपिंग हो रही है, क्या उसी पर आप लोगों का भी फोकस है? कोर कंजम्पशन इकोनॉमी जो एक स्ट्रेंथ रही है भारत में, उसी से जुड़े हुए स्टॉक्स पर पैसा लगाएंगे? आपकी अप्रोच क्या है एट दिस पॉइंट इन टाइम? ऑफ कोर्स हर्षदा, आई थिंक आपने एकदम सही बात की। हमारा व्यू फ्रॉम अ टॉप डाउन पर्सपेक्टिव इंडिया पे बहुत ही पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव कहते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एब्सोल्यूट रिटर्न कंटिन्यूअसली मिलते रहेंगे, बिकॉज जब ग्लोबल मार्केट्स नीचे आते हैं तो रिलेटिवली इंडिया भी नीचे आएगा, लेकिन कम नीचे आएगा और हम ये परफॉर्मेंस देख भी रहे हैं। नाउ जब हम इंडिया एज एन इकोनॉमी की बात करें तो इंडिया डायरेक्ट कंजम्पशन इकोनॉमी है और कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी जब हम कंपेयर करेंगे तो फ्रॉम ग्लोबल पर्सपेक्टिव तो डोमेस्टिक सेक्टर्स में हमारा काफी रुझाव रहेगा और हमें लगता है कि
जो भी कंज्यूमर स्टेपल्स है या डिस्क्रेशनरी है, हालांकि डिस्क्रेशनरी के वैल्यूएशन थोड़े एक्सपेंसिव है, बट एनीथिंग टू डू विथ कंजम्पशन, लोकल इंडस्ट्रियल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर हमें पसंद है एज अ सेक्टर अलॉन्ग विद द बैंकिंग। अच्छा, बैंक्स में आप किस तरफ ज्यादा बुलिश है, निजी या फिर आपके सरकारी बैंक? क्योंकि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं काफी ज्यादा प्रेशर इंटेंसिफाई हो रहा है, तो जिस तरह से कोटक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी टूटने लगे हैं, क्या वहीं पर आप हर रोज क्या और पैसा डाल रहे हैं? अगर आप फंडामेंटल्स की बात करें तो हमें लगता है कि निजी बैंक कंटिन्यूअसली अच्छा करते रहेंगे, बट हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब भी ग्लोबल रिस्क ऑफ होता है, बैंकिंग एज अ सेक्टर इज अ वेरी हैवी वेट इन द पोर्टफोलियो। सभी ग्लोबल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियोज में वो काफी हैवी वेट है, करीबन 35 से 40% के करीबन। और जब भी बिकवाली अगर होती है ग्लोबल की तरफ से, तो हम हमेशा देखेंगे कि बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा प्रेशर बनते हुए, जैसे मैंने कहा कि फंडामेंटल्स बहुत ही बेहतरीन हो रहे हैं, अच्छे वैल्यूएशंस पे अगर ये स्टॉक्स मिलते हैं तो हम बार्गेन बाइंग की तरफ हम देख सकते हैं, स्पेशली ऑन दिस सेक्टर, बट शॉर्टर टर्म के लिए वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगी इसमें। वैल्यूएशंस पे मिले, यानी कि थोड़ा सा करेक्शन आए, इस वोलेटिलिटी में नीचे के स्तर मिले तो फिर से बैंकिंग पसंद है, पॉकेट अच्छी है, बस थोड़ा सा सस्ता मिल जाए तो क्या बात। तो सस्ता तो आईटी मिल रहा है वैभव सर, तो कई लोग कह रहे हैं कि 4000 वाला कोई स्टॉक 3000 हो गया है तो सस्ता ही हो गया है, ले लेते हैं। आप ले रहे हो क्या? अभी आशीष, ये पर्सपेक्टिव देखिए कि कोविड के पहले जो वैल्यूएशन था और कोविड के बाद जो वैल्यूएशंस रहे हैं, अगर करंट वैल्यूएशंस अगर हम देखें, स्टिल इट इज अ लिटिल एक्सपेंसिव देन द प्री कोविड पीरियड एज वेल। ऑफ कोर्स काफी कंपनियों ने बहुत अच्छा किया है लास्ट 2 साल 2.5 साल में, रेवेन्यू मोमेंटम बड़ी स्ट्रांग है, मार्जिन्स भी ठीक ही है, बट इस दौरान और इस पॉइंट पे हमें लगता है कि जब ग्लोबल इकोनॉमी वीक हो रही है, द डिस्क्रेशनरी स्पेंड, अगर हम आईटी की बात करते हैं तो वो घट सकती है, और जब डिस्क्रेशनरी स्पेंड घटती है हायर सैलरी, हायर वेजेस के माहौल में, हमें लगता है कि मार्जिन प्रेशर्स भी कंटिन्यूड रहेंगे। सो at this point in time, if you ask me, even though के करेंसीज की टेलविंड है, हम स्टिल ये सेक्टर से थोड़े बाजू में रहेंगे। ऑफ कोर्स एक क्वार्टर के परिणाम बहुत अच्छे आएंगे, बट फिर भी हम यूज करेंगे वो रैली को टू ट्राई एंड ट्रिम द पोजीशंस। ना बिल्कुल ठीक है, तो हो सकता है रुपए की टेलविंड जरूर मिल रही है, रुपए की कमजोरी का फायदा हो रहा हो, लेकिन फिर भी दूर रहना है अभी भी इस स्पेस से। वैभव सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और ये वैभव सर ने तो सिर्फ रुपए की बात करी, बाकी इश्यूज बहुत हैं। इनफैक्ट आज सुबह ही हम लोग ई-क्लार्क सर्विसेज के सीएफओ श्रीनिवासन नादाधूर साहब से बातचीत कर रहे थे। आपने सुना होगा अब तक कमेंट्रीज मैनेजमेंट की तरफ से कि कोई कंसर्न्स है नहीं, है ना, अभी तक धंधा थमा नहीं है, डिसीजन मेकिंग साइकिल्स इलॉन्गनेटेड नहीं हुई हैं। आज सुबह की वो कमेंट्री का कुछ अंश सुनिए एक बार। यूरोपियन मार्केट्स में और यूरोपियन कस्टमर्स में कंसर्न काफी है। ऐसा लग रहा है कि इवन इन द अमेरिकन मार्केट्स कस्टमर्स आर गेटिंग अ लिटिल कंसर्न अबाउट रिसेशन। So at least from the 2 प्राइमरी मार्केट्स जिसको हम सर्व करते हैं, इन दोनों मार्केट में कंसर्न तो है। हाँ, तो एट्रिशन थोड़ा सा कम हुआ है। Q2 में सिचुएशन थोड़ा सा बेटर रहेगा और Q2 के बियॉन्ड मेरे ख्याल से और भी इम्प्रूव होना चाहिए। So definitely we should see some improvement in Q2 and beyond. ये भी one reason है। दूसरा है slowdown is also one reason. Reducing demand is also one reason, and also supply side pressures have eased out. That is the more important. देखिए कमेंट्री ये है कि यूरोप में मंदी की आहट, नॉर्थ अमेरिकन क्लाइंट्स भी कंसर्न्ड। हो क्या रहा है, वो सबसे पहले दिक्कत आती है डिसीजन मेकिंग से, मतलब क्लाइंट टालता है धंधा देने में। जो पहले 3 दिन 10 दिन 50 दिन जो भी टेन्योर होगा उससे ज्यादा समय ले रहा है, अटक रहा है मामला, वो होना शुरू हो चुका है। और कुछ लोग कह रहे थे सप्लाई साइड इश्यूज खत्म हो रहे हैं, दिक्कत कम होगी, वो इसीलिए हो रही है सिर्फ क्योंकि अब अपॉर्चुनिटीज कम हो रही हैं स्पेस में। ये थी एक लाख सी बढ़िया सी कमेंट्री, कंसर्न्स हाईलाइट करते हुए
श्रीकांत एक बार इन्फोसिस देखिएगा, अच्छा 2 दिन से, लेकिन कमेंट्री सुनाई क्या, इक्लाक्स तो उल्टा फट गया, कंसर्निंग कमेंट्री, ध्यान रखिएगा। लेकिन श्रीकांत ये आईटी को इन्फोसिस के थ्रू समझता हूं, क्या करोगे आप, टेक्निकली कैसा पॉइज्ड है? 2 दिन से जो थोड़ा बहुत इन ग्रीन कामकाज कर रहा है, इससे भरोसा जाग रहा है क्या? साइंस ऑफ स्टेबिलिटी मानो क्या? गुड आफ्टरनून आशीष जी। देखिए, मुझे लग रहा है कि आईटी में नो डाउट जो सेल ऑफ चल रहा था मार्केट में, जो एक बड़ी गिरावट आई थी, इनफैक्ट इस बार के सेल ऑफ में पूरे आईटी सेक्टर ने उतना पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी काफी ये गिर चुका है और कई सारे स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब आ चुके हैं और काफी सारी जो भी एक्सपेक्टेशंस थी वो ऑलरेडी प्राइस में बिल्डिंग दिख रही है। हमें लगता है कि यस, पॉसिबल है कि अगर यहाँ से मार्केट अगर 16,600 या 500 के करीब अगर जाता है, क्योंकि रूपी जो है वो अभी भी कंट्रोल में नहीं आ रही है। आज भी हमने इंट्राडे में और एक वीकनेस देखा है। अगर इसकी वजह से अगर एक ब्रॉडर मार्केट में अगर वीकनेस रहा तो एफआई की सेलिंग रहेगी और इसके पीछे और एक हमें ग्रेजुअल वीकनेस देखने मिल सकता है। लेकिन हमें लगता है कि ये जितने भी आईटी कंपनीज है, एटलीस्ट जो टॉप 5 कंपनीज है, वो अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब आ चुके हैं। यहाँ से हमें लगता है कि वर्स्ट केस टेक्निकली लगता है कि शायद 5% की जगह बन सकती है, बट 20-25% अपसाइड भी काफी सारे कंपनीज में क्लियरली विजिबल है, जैसे कि HCL टेक्नोलॉजीज है या इन्फोसिस है, जहाँ पे हमारा टारगेट 1700 रुपए का है, या TCS है। तो हमें लगता है इन स्टॉक्स में एक मीडियम टर्म व्यू के साथ या लॉन्ग टर्म व्यू के साथ करंट लेवल से और एनी डिप्स खरीदते जाइए। टेक्निकली भी हमें लगता है कि ये थर्ड लेग ऑफ करेक्शन में है, जहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव डाइवर्जेंस आता है और स्टॉक में अच्छी रिकवरी बनती है। तो इनफैक्ट हम हमारे क्लाइंट्स के लिए इन्फोसिस, TCS और HCL टेक्नोलॉजीज को रेकमेंड कर रहे हैं। करंट लेवल से वो खरीद सकते हैं और एक लंबी अवधि के नजरिए से उसे बाय एंड होल्ड की पोजीशंस बना सकते हैं। बाय एंड होल्ड की पोजीशन सिलेक्टिव आईटी कंपनी, श्रीकांत कह रहे हैं, लेवल्स पे शायद अट्रैक्टिव हो चली हैं। वैसे आज गावा साहब आपके सामने टीवी है क्या? नहीं है, नहीं, मैं नहीं देखता, मैं टीवी नहीं देखता। हम टीवी चैनल चलाते हैं, आप खुद ही टीवी नहीं देखते, तो बाकियों से कैसे बोलेंगे टीवी देखो टीवी देखो? हम टीवी पे आके खुद को देख के फायदा क्या? हमसे ज्यादा तो लाइव हो रही, जो मैं आपको लाइव सुनता हूँ टीवी में आधा सेकंड के बाद डिले आता है। बैती साहब आपके सामने टीवी है? जी सर। एक ये आप देखो, आज आईटी की चर्चा हुई तो HCL टेक ने अपना लोगो आज नया अनवेल कर रहा है। सर दिखाओगे क्या? पुराना लोगो और ये आ गया ये नया लोगो। नया लोगो क्यों कर रहा है, ऐसा बदला? ये वास्तु कंप्लाइंट लग रहा है क्या नया लोगो बैती साहब? नहीं सर, थोड़ा सा स्ट्रेट, काफी स्ट्रेट लग रहा है, तो इंक्लिनेशंस कदम कर रहे हो लग रहा है और इंटेल का फीलिंग आ रहा है। ये कहीं से कहीं जोड़ दिया है, ये बात सही है, इंटेल टाइप फीलिंग आ रहा है। ये नया लोगो अनवेल हुआ है भाई इनका कहना है कि वो जो गो टू मार्केट स्ट्रेटजीज हैं और सब, उसके लिए ये लोगो, ये ब्रांडिंग की जरूरत थी और ये कंपनी अब वो गो टू मार्केट स्ट्रेटजी इनकी हार्ट पे रहेगी। ये लोगो वो शायद रिफ्लेक्ट कर रहा है, पता नहीं शायद कर रहा है। लेकिन यतिन आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे डीलिंग रूम के चेक की बारी। यतिन क्या कह रहे हैं डीलर्स भाई? ये रुपया लग रहा था आज स्टेबल होगा तो सब ठीक हो जाएगा, वो स्टेबल ही नहीं हो रहा रुपया। वो भी नहीं है एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर है जो डाउ फ्यूचर्स में लगभग 300-350 पॉइंट की आप बढ़त देख रहे थे, वो केवल अब 150 पॉइंट रहेगी। तो जो डाउ फ्यूचर्स है उन्होंने अपने आधे गेंस को जो है गिव अप कर दिया है। बहरहाल जब मार्केट खुलेगा यूएस का, तब देखना होगा किस हिसाब से आज बंद होता है। काफ़ी अहम रहेगा बाजार के लिए और एक्सपायरी के लिए। लेकिन उसके पहले 2 स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड कर रहे हैं इस एक्सपायरी में। सबसे पहले यूनाइटेड स्पिरिट्स, यहाँ BTST 1-2 दिनों के लिए चलाने के लिए वो अपने क्लाइंट्स को सलाह दे रहे हैं। शायद आपको 880 से लेकर 900 तक के लेवल्स यहाँ दिखें। ऑब्वियसली जो यूके और इंडिया का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, वहाँ अल्कोहल, विस्की को जो है इंपोर्ट ड्यूटी में कैसे वहाँ कटौती की जाए, क्योंकि अभी हाल फिलहाल 150% के ऊपर यहाँ आपको इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है। कहीं ना कहीं वो आधी या शायद 100%, यानी जितनी इंपोर्ट वैल्यू उतने पे ही उसको रखने की जो है यूके सरकार ने भारत से पहल की है। तो कहीं ना कहीं वो भी एक नियर टर्म ट्रिगर, जो मंथ एंड में कह रहे हैं कि यूके FTA आपका फाइनलाइज हो जाएगा, तो ये एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है इस कंपनी के लिए। और HNIs काफ़ी यहाँ एक्टिव है। अगर आप देखें पिछले 10-15 दिनों में बाजार वॉलेटाइल है,
लेकिन स्टॉक वहीं का वहीं आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स एक स्टॉक है जहां खरीदारी कर रहे हैं डीलिंग रूम। दूसरा स्टॉक है इंडसइंड बैंक। ऑब्वियसली बहुत ही जल्द 2-3 हफ्तों में कंपनी के नतीजे भी आएंगे, क्योंकि ये वन ऑफ द फर्स्ट बैंक्स हैं जहां रिजल्ट्स आपको जल्दी देखने को मिलते हैं HDFC बैंक की तरह। यहाँ भी पोजिशनली डीलिंग रूम्स को लगता है कि 1200 से लेकर 1225 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। आज वायदे बाजार में काफ़ी फ्रेश बाइंग दिखाई दे रही है और निफ्टी बैंक को लगातार ये कंपनी आउट परफॉर्म करती हुई दिखाई पड़ रही है। 2 स्टॉक आपने मेंशन करे, उनके एक्सपर्ट्स हमारे साथ रेडी हैं। बहेती साहब यूएसएल पे जब भी कुछ होता है रडार पे रहता है, गावा सर इंडसइंड बैंक को छोड़ते नहीं है। बहेती साहब यूएसएल चार्ट्स पे अब आना है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वाकई वो कहा जा रहा है उसमें इंक्लूजन होगा, ये लिकर पे इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी जाएगी जो यूके से आएगी। डीआईजीओ के लिए बहुत अच्छी खबर होने वाली है, पर स्टॉक कैसा प्लेस्ड है, आपके रडार पे रहता है ये? जी आशीष जी, काफी स्ट्रांगली प्लेस्ड है। कल भी हमने देखा कि एक जरूर वॉलेटिलिटी देखने मिली थी और स्टॉक स्लाइड हुआ था, लेकिन 20 डेमा को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दिया है इसने और एक बहुत स्ट्रांग बाउंस बैक आज के सत्र में भी देखने मिला है। तो करंट लेवल पे भी खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो है करीब करीब 848 का, और हमें लगता है कि इसमें 880 तक के लेवल्स जल्दी देखने मिल सकते हैं। में एक खरीदारी का मौका है, 1.5% के गेन्स। इंडसइंड बैंक पर गाबा साहब व्यू क्या है? स्टॉक्स आज बाकी निजी बैंकों के तो नर्म ही दिखाई दे रहे हैं। इंडसइंड बैंक हालांकि थोड़े से ट्रेंड को बक करता हुआ 1% ऊपर। तो इसलिए कि 5 दिनों की एक गिरावट देखी हमने इंडसइंड बैंक में, और लोअर रेंज ऑफ द सपोर्ट है वहां पर है। 1161 पर ट्रेड कर रहा है, एक ट्रेड बनता है, अगर अपसाइड मिले तो 1140 एक क्रूशियल सपोर्ट है, मेक और ब्रेक जोन। अगर ये संभल जाता है तो फिर 1200-1220 देखेंगे कल तक, लेकिन ये 1140 समझना जरूरी है। पॉसिबल है कि संभल जाए। वो स्टॉक्स हैं जो यतिन कह रहे हैं कि डीलिंग रूम में ब्रोकर्स के डीलर्स के रडार पे। इंडसइंड बैंक, यूएसएल दोनों में तेजी करने का मानो, दोनों अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस समय बाजार में। अच्छा, एक स्टॉक जिसपे बहुत टसल बना हुआ है, बड़ा परफेक्ट बुल और बेयर डिबेट है, मारुति सुजुकी। कल इसने अपनी ग्रैंड विटारा वो मिड साइज एसयूवी लॉन्च करी थी, उसके बाद कई सारी रिपोर्ट्स आई। वो रिपोर्ट्स का एक क्रक्स आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएगा। वो टसल जो है बुलिश है। मॉर्गन स्टैनले ओवरवेट का कॉल 9839 के टारगेट स्क्रीन पर देखिए आपके। उनका कहना है ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है, मार्केट शेयर गेन्स एक्सपेक्टेड है। नोमुरा कह रहा है 8970 तक के टारगेट स्टॉक में नजर आते हैं। 25% की वॉल्यूम ग्रोथ वो FY23 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और मार्केट शेयर ये भी मान रहे हैं इंप्रूव होगा मारुति का। जो बियरिश है वो आपकी स्क्रीन पर। CLSA सेल कॉल 7374 के टारगेट्स। ये कंपनी, इनका कहना है कि एसयूवी सेगमेंट में सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर गेन नहीं कर पाएगी, इसीलिए बियरिश है। और वो देखिए कोटक 8150 का सेल कॉल आता हुआ, ये भी यही कह रहे हैं कि मारुति के लिए बहुत मुश्किल है मिड साइज एसयूवीज में इनरोड्स बनाना, और जो ग्रैंड विटारा की प्राइसिंग है वो बहुत अट्रैक्टिव लुक्रेटिव है नहीं। तो वो ग्रैंड विटारा का रीजन था, लेकिन ये बुलिश और बियरिश रिपोर्ट्स मारुति सुजुकी पे, और टसल क्लियरली स्क्रीन पे विजिबल भी। महेश्वरी सर, क्या करना है मारुति में? वो बहुत लॉन्ग टर्म इवेंचुअली तेजी, लेकिन इस समय बुलिश हो आप बियरिश हो? प्रॉब्लम है, जो ग्रैंड विटारा की बुकिंग तो 57,000 के आसपास उनको मिल गई है, बट जो टोयोटा का एक सेम वेरिएंट है उसके कंपैरिजन में प्राइस ज्यादा है इस कार का। तो इस कार को एक तगड़ा कंपटीशन मिलेगा टोयोटा से, क्योंकि टोयोटा की फैक्ट्री में ही ग्रैंड विटारा और उनकी टाउन एस या इस टाइप में कोई कार का नाम है जो वो वहां पे बनाते हैं। तो इसको लेकर मार्केट में एक थोड़ा एंथुसियाज्म बना हुआ था, और हमने देखा कि स्टॉक में मोमेंटम था, वो अब थोड़ा फिजल आउट होता दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा अभी बियरिश ही इसके स्टॉक के लिए आउटलुक है। अभी जो नई बाइंग है, मेरा मानना है 8500 के लेवल पे के आसपास देखना चाहिए। अभी कुछ देर पहले नीरज वाजपेयी अपने न्यू ईयर कंपनी शो में मारुति सुजुकी के मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे थे। कमेंट्री तो बड़ी बुलिश आई है, क्विकली उसका एक अंश सुनिए। ऑटो कंपनी के लिए देखिए, अगर आप डिमांड पैरामीटर्स की बात करें तो बहुत अच्छा सीजन है, क्योंकि इंक्वायरीज बड़ी अच्छी हैं और बुकिंग्स बहुत अच्छी आ रही हैं, और स्टेबल बुकिंग है काफी हाई लेवल पे। लेकिन जहां तक प्रोडक्शन का के मुतालिक अगर मैं बात करूं, तो वहां थोड़ा सा एक सेमीकंडक्टर का जो अवेलेबिलिटी है उसकी वजह से जो प्रोडक्शन की साइड पे दबाव है वो अभी भी थोड़ा बरकरार है। अब वो कम हो गया है दबाव, लेकिन अभी भी कुछ मॉडल में स्पेशली ये दबाव बरकरार है। यही वजह है कि
पेंडिंग बुकिंग्स इंडस्ट्री में बड़ी हाई हो गई हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है करीब 8 से 8.25 लाख के करीब पेंडिंग बुकिंग्स हैं, जिसमें से मारुति सुजुकी की 4,40,000 बुकिंग पेंडिंग। पिछला जो रिकॉर्ड था साल का इंडस्ट्री में 18-19 में था 33,70,000 गाड़ियों का। और मुझे लगता है कि जो रुझान अभी आए हैं पहले 6 महीनों में और अगले जो 6 महीने की हमें प्रोडक्शन दिख रहा है इंडस्ट्री में, मुझे लगता है इंडस्ट्री 37 से 38.5 लाख के बीच का रिकॉर्ड स्थापित करेगी। 37 से 38 लाख कारों की बिक्री इंडस्ट्री में आती हुई दिखाई देगी और मारुति में भरोसा है कि एक बड़ा चंक का उस बिक्री का इनके हाथ लगेगा। स्टॉक आपके सामने थोड़ा सा नरम ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है 8,500 के आसपास। हालांकि आशीष महेश्वरी कह रहे थे कि शायद एक अपॉर्चुनिटी होगी पोजीशंस लेने की। चलिए फटाफट आपको पहले तो मार्केट की तस्वीर दिखाते हैं, फिर ST BT करना है या BT ST, हमारे जानकारों की राय लेकर आएंगे। पहले तो आपके लिए आएगा निफ्टी का हाल। एक बार फिर हम 17,000 का साथ थोड़ा सा छोड़ते हुए 16,999 के लेवल्स पर, लेकिन याद रखिएगा 16,942 डे लो था, तो वहां से अच्छी खासी दूरी बनी हुई है, उतना हम टूट नहीं रहे हैं, वो एक पॉजिटिव है। दूसरी तरफ निफ्टी बैंक 38,313 के लेवल्स, 38,388 डे लो था, तो ये इनफैक्ट लोज पर है। 300 अंकों की गिरावट पर, फ्रेश लोज पर आज के लिए निफ्टी बैंक ट्रेड करता, तो वहां पर प्रेशर बना है। अब हमारे जानकार आपको बताएंगे कि वो तेजी की पोजीशन कैरी करने के फेवर में है या फिर मंदी की। डाउ फ्यूचर्स देखिए, कार्यक्रम की शुरुआत में 300 पॉइंट की बढ़त अब सिर्फ 150 पॉइंट तक का ही इजाफा रह गया है। नैस्डैक फ्यूचर्स हालांकि 100 पॉइंट ऊपर इशारा कर तो रहा है। चलिए अब बताइए श्रीकांत जी, तेजी कैरी करें या मंदी, क्या ट्रेड लेंगे इस समय? बिल्कुल, तो देखिए हमें लगता है कि नो डाउट कि मार्केट में काफी वीकनेस बना है और मार्केट एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के काफी नजदीक आने के बाद भी उसमें रिवर्सल नहीं आ रहा है। लेकिन अगर पूरे ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स को देखें और रिट्रेसमेंट रेशियोज को देखें तो हमें लगता है कि मार्केट काफी ओवरसोल्ड हो चुका है। यहाँ पे डाउनसाइड शायद 100 पॉइंट्स की हो सकती है, लेकिन अगर मार्केट में कोई भी उछाल बना तो हमें लगता है कि वो 200 से लेकर 400 पॉइंट का उछाल बन सकता है। और इसी वजह से हमें लगता है कि यहाँ पे कुछ लॉन्ग की पोजीशंस हम लेके जा सकते हैं। स्पेशली उन स्टॉक्स पे फोकस करें जो स्टॉक्स इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब आ चुके हैं और यहाँ से अगर मार्केट में रिकवरी बनती है तो वो एक हाई बीटा के बेसिस पे वर्क कर सकते हैं। एक्सिस बैंक हमें लगता है कि इस लेवल से लॉन्ग करके चल सकते हैं, जो 740 के करीब आ चुका है और 740-735 के रेंज में अगर हम इसे खरीदते हैं तो यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा एट 725। लेकिन हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस एक बार 770 से लेकर 780 के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो एक्सिस बैंक को BTST के बेसिस पे लॉन्ग करके चलें। ST ट्रेड बाय साइड की तरफ ही ट्रेड है, एक्सिस बैंक 770 के लिए मौका। मानस बताइए आपका ट्रेड? देखिए हीरो मोटोकॉर्प में एक सेल कॉल लेंगे। 200 डे मूविंग एवरेज स्टॉक ने ब्रीच किया, उसके नीचे फिसला है। एक प्राइस सपोर्ट था 2660 के आसपास, उसको भी ब्रीच किया है। तो मेरा समझना है कि हीरो मोटोकॉर्प में यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी और 2560 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर एक सेल कॉल लेना चाहिए 2665 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो 2665 का स्टॉप लॉस, मंदी का ट्रेड, यहाँ पर वीकनेस बढ़ती हुई, ये भी एक शॉर्ट का ट्रेड है। सुबह में भी एक शॉर्ट का ट्रेड आया था, इस पर अभी भी जाते जाते मंदी का ट्रेड। गावा साहब आपका ट्रेड? लॉन्ग साइड वो है इप्का लैब्स। ओके, ट्रेड कर रहा है 905 पर, स्टॉप होगा 900 का, टारगेट 915 इप्का लैब्स। 915 के लिए तेजी का ट्रेड। गावा साहब तेजी की तरफ ही बैठ रहे हैं आज, तो चलिए आशीष भैती बताइए, तेजी या मंदी? तेजी की तरफ रहेगा हर्षदा मैम, और सिप्ला पे तेजी का कॉल रहेगा। इसे हम ऑप्शन के थ्रू सजेस्ट करेंगे। कल भी हमने एज ए सस्ता ऑप्शन डिस्कस किया था, ये 1070 की कॉल, उसके टारगेट्स मीट हो चुके हैं। लेकिन अब 27 अक्टूबर वाले जो कॉन्ट्रैक्ट है उस पर खरीदारी की सलाह रहेगी 1100 के कॉल में, 36 रुपए के करीब चल रही है, 37 हो गया इनफैक्ट अभी। उस पर खरीदारी के लिए पोजीशन बनाई जा सकती है। 25 रुपए के करीब का एक स्टॉप लॉस लगाना है और हमें लगता है कि ये इस मंथ में 60 रुपीज तक के टारगेट्स दिखा सकता है। ओके, तो 1100 का कॉल लेकर चले और 60 के टारगेट रहेंगे। ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी सिप्ला पर इस समय बहेती साहब ने दी है। तो क्लियरली तेजी वाले ट्रेड्स आए हैं। मानस ही कह रहे हैं यहाँ पर आप हीरो मोटोकॉर्प में बिकवाली का सौदा लेकर चले। आशीष बहेती, आशीष महेश्वरी, आई बेग योर पार्डन, आपका सौदा क्या रहेगा? कोई खास स्टॉक जो इस समय आप कल के लिए लेना चाहेंगे? जी, उससे पहले और एक अपडेट देना चाहूंगा। जैसे हम बात कर रहे थे USD स्ट्रॉन्ग हो रहा है और आईएनआर वीक हो रहा है सडनली, तो मैंने
बीच में चेक भी किया कि थोड़े डिफेंस पेमेंट्स हैं डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, तो इसके कारण से आज हम उम्मीद करें हमें वीकनेस जारी रहेगी, क्योंकि 30 सितंबर से पहले ये पेमेंट करने होते हैं, तो देखने को मिल रहा है मार्केट में। जहां तक स्टॉक की बात करें तो मैं जीएल के साथ में जाना चाहूंगा, क्योंकि 1 अक्टूबर से गैस के प्राइसेस में इजाफा हो रहा है, तो बिल्कुल इस टाइम नो रिस्क जो स्टॉक में मुझे नजर आता है वो आईजीएल एमजीएल जैसे स्टॉक नजर आते हैं, जिसमें एटलीस्ट 1 अक्टूबर तक मोमेंटम बना रहेगा। आईजीएल अभी मुझे बेहतरीन बैठ नजर आता है। आईजीएल आपको पसंद आ रहा है? आईजीएल इनफैक्ट सुबह का ट्रेड देखिए, हमने सुबह पहले कुछ ट्रेड्स में ही इसे स्पॉट किया था। 60% की तेजी पर ये काउंटर आज का दिन क्लोज करता हुआ दिखाई देगा आपको, तो यहाँ पर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी। अच्छा, एक बार फिर तेजी की थोड़ी पोजीशंस लौटी है मजगांव डॉक में और गार्डन रीच शिपयार्ड में। दोनों स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आएंगे। मजगांव डॉक 5.5% ऊपर, गार्डन रीच में हमने देखा है 6.5% तक का इजाफा। पिछले हफ्ते थोड़ा सा कूल ऑफ पीरियड में थे काउंटर्स और आज फिर भागने लगे हैं। इस पर मानस कोई व्यू ट्रेड है क्या? 441 का लेवल आप देखिएगा मजगांव दिखा रहा है। देखिए मजगांव पे डेफिनेटली एक पॉजिटिव पैटर्न बन रहा है, क्योंकि देखिए करेक्शन देखने को मिला 20-day मूविंग एवरेज पे ही स्टॉक ने सपोर्ट लिया, वहां पर रिकवरी देखने को मिल रही है। तो मेरा समझना है कि वापस जो पिछले हाईज 465 के आसपास के हैं, उसको स्टॉक वापस टेस्ट कर सकता है और करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 429 का स्टॉप लॉस लगाइए और 465 के टारगेट सेट करिए। 65 के लिए एक मौका दिख रहा है। गार्डन रीच पर नजरें गई क्या गावा साहब? ये भी भाग गया आज। गार्डन रीच में निकाल देता हूँ चार्ट। GR, यस गार्डन रीच GR 1781 पर ट्रेड कर रहा है गार्डन रीच। नहीं, इस पर ट्रेड नहीं। नो GARDEN 330 का स्टॉक है सर। GARDEN गार्डन बगीचा। हाँ, लेकिन उसका एक्चुअली 330 है प्राइस। सो आई थिंक आई स्किप इट बिकॉज़ वहां पर जो सिंबल है जी गार्डन GR पे है कुछ। नहीं, ये बहेदी साहब आप देख पा रहे हैं क्या गार्डन रीच के शेयर को? 330 का प्राइस है, 7% ऊपर। जी हर्षिता मैम, जिस हिसाब से आज कल के 2 दिन की गिरावट के बाद आज एक पुल बैक देखने मिला है स्टॉक में, काफी इंप्रेसिव है। 20 डेमा पे वापस टच कर रहा है स्टॉक, तो करंट लेवल पे एक पोजीशन बनाई जा सकती है तेजी की तरफ। 317 के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और हमें लगता है कि अगर ये 20 डेमा के ऊपर आज क्लोजिंग दे देता है तो इसमें 350 तक के लेवल्स जल्दी देखने मिल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली देखिए, जाते जाते लोगों ने की है खरीदारी। काफी तगड़ा मूव इसमें देखने को मिला है। आखिरी 1 घंटे में सिप्ला में पोजीशंस बढ़ गई हैं। इंडसइंड बैंक 1.5% ऊपर। एक्सिस बैंक की बात हुई थी, ये हल्का सा ही डाउन टिक दिखा रहा है, सिर्फ 3 रुपए नीचे है इस समय, कभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में आ सकता है। और TCS है जो 3024 पर ट्रेड कर रहा है। अच्छा श्रीकांत, ये TCS का चार्ट देखेंगे, एक बार स्पाइक आता हुआ स्टॉक में खरीदेंगे क्या? मौजूदा लेवल्स पर कुछ कंफर्ट है? देखिए वैसे अर्शदा, अगर पूरे आईटी स्टॉक्स में देखें तो इस बार इनफैक्ट उतना सेल ऑफ हमें नहीं देखने मिला है और कुछ एक स्टॉक्स में अच्छी रिकवरी भी बनी है। अगर इस लेवल पे अगर बाउंस बैक के लिए अगर कुछ प्ले करना है और विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू अगर कुछ स्टॉप लॉस के साथ अगर ट्रेड करना है तो बिल्कुल इसे खरीदा जा सकता है, क्योंकि पिछले 3 या 4 दिनों से अगर आप देखें तो इसकी जो क्लोजिंग है वो लगातार 3000 के ऊपर की है और कई बार इसने 3000 के नीचे का भी डीप दिया है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि एक सेल ऑफ जो है वो एक लिमिट तक आ रहा है, लेकिन उसके बाद बाइंग अट्रैक्शन भी हो रहा है। तो करंट लेवल से अगर लॉन्ग करते हैं तो मुझे लगता है बिल्कुल ये स्टॉक एक बार 3100 या 3120 के लेवल्स दिखा सकता है, जहां पे इसने एक बेरिश गैप छोड़ा है। तो करंट लेवल से अगर मैं लॉन्ग करता हूं तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 2980। तो थोड़ा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए, लेकिन बिल्कुल कुछ कॉन्ट्रा बेट्स आईटी कंपनीज में या आईटी सेक्टर में लिए जा सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक TCS में एक अपॉर्चुनिटी है। स्टॉक पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिला। अच्छा, एक पॉजिटिव आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। निफ्टी बैंक लगभग 350 पॉइंट की गिरावट पर था और अब अचानक हमने देखा है 150 पॉइंट की रिकवरी आ गई है। तो इस समय 38,448, 449 के लेवल्स पर ट्रेड होता हुआ, जो सिग्नल अच्छा है। थोड़ी सी 40 की बेहतर होती हुई। मिड कैप इंडेक्स भी 100 पॉइंट ऊपर और 17,000 के ऊपर ही क्लोज आने के पूरे आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी भी 8-10 मिनट बाकी हैं ट्रेड के समाप्ति में, तो मोमेंटम लौटा है। इस मोमेंटम में गावा साहब PSUs में देखिए पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक का चार्ट, क्योंकि ये दोनों स्टॉक्स
उछाल दिखाने लगे हैं। लगभग 1% का इजाफा आया है पिछले 10 मिनटों में। हाँ, पंजाब नेशनल बैंक एग्रेसिव बाय है, 36 का स्टॉप लगाना चाहिए। ऑन द अपसाइड 39 पॉसिबल है, एग्रेसिव बाय है क्योंकि सपोर्ट से यहाँ बाउंस मिल सकता है। दूसरा बात यूनियन बैंक, यूनियन बैंक में भी वैसा ही हाल है, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक एक बेहतर ट्रेड रहेगा क्योंकि यूनियन बैंक में थोड़ा गैप और कवर करना है। यूनियन बैंक में एक और थोड़ा सा गैप कवर करने की जरूरत होगी, लेकिन पीएनबी एक बेटर ट्रेड। अच्छा, इन्फो एज में बड़े दिनों बाद लॉन्ग की पोजीशंस जुड़ी है, एक बार लेकर आइएगा। 3898 का लास्ट प्राइस है इस समय, 182 के लेवल्स, 5% की तेजी। और इस 5% की तेजी में आप गौर करेंगे तो ओपन इंटरेस्ट एडिशन लगभग 19% का हुआ है। अब अचानक क्यों खरीदारी आ रही है इसका अंदाजा तो है नहीं, लेकिन ये एक स्टॉक था जो काफी महंगा था, इसमें फिर करेक्शन आया। आशीष महेश्वरी, क्या इन लेवल्स पर कंफर्ट है या फिर अभी भी महंगा है? कौन सा स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं? इन्फो एज की बात हो रही है। अरे नहीं, आशीष महेश्वरी की लाइन में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। श्रीकांत, आप देखेंगे इन्फो एज को? बिल्कुल। तो इनफैक्ट इन्फो एज में आज जो रिकवरी बनी है, अगर इस पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न को देखें तो हमें लगता है कि इसमें शॉर्ट कवरिंग ट्रेंड आ रहा है, क्योंकि कल के दिन में इसने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को तोड़ा था। कई दिनों से 4000 या 3950 के करीब ये सस्टेन हो रहा था, लेकिन कल के दिन में हमने एक बड़ी गिरावट देखी थी और स्टॉक लगभग 3700 के करीब बंद हुआ था। अगर आज देखें तो कई सारे आईटी कंपनीज में हमने अपवर्ड एक्टिविटी देखी, स्पेशली मिड कैप आईटी कंपनीज में, और इसके मुझे लगता है कि इसी वजह से इन्फो एज में शॉर्ट कवरिंग बढ़ती जा रही है और स्टॉक ऊपर आ रहा है। बाकी अदरवाइज अगर देखा जाए तो टेक्निकल स्ट्रक्चर में कोई बड़ा चेंज नहीं हुआ है, और हमें लगता है कि शायद अगर मार्केट में वीकनेस रहा तो ये स्टॉक एक बार वापस 3500 के लेवल्स को रिटेस्ट कर सकता है। तो थोड़ा सा एक पुल बैक आया है स्टॉक में, देखते टिकेगा या नहीं। अच्छा, इंडियन होटल्स, मानस, जाते जाते तेजी की पोजीशंस यहाँ पर लोग ऐड करके जा रहे हैं 327 के लेवल्स पर। तो देखिए 20 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट डेफिनेटली दिया। कल भी 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला, लेकिन वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। आज गिरावट जब देखने को मिली तो एग्जैक्टली 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया। तो लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस को ऊपर रिवाइज करिए 320 रुपए के आसपास, और ये उम्मीद करिए कि शायद आपको 335 तक के भाव आपको इंडियन होटल्स में देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो ये फिलहाल थोड़ा सा मोमेंटम दिखा रहा है, इस पर्टिकुलर काउंटर में तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे कई पॉकेट्स है जहां पर हमने स्ट्रेंथ देखा है। इनफैक्ट एक और ट्रेड GSPL मैंने नोट किया था, ये भी आप देखिए तेजी की तरफ ही बैठा है, ये भी FNO वाला ट्रेड ही है। आशीष बहेती, कुछ लेंगे क्या? GSPL में पोजीशन ली है इन द आफ्टरनून, या अब भी मौका है क्या आखिरी 5 मिनटों में? गुजरात गैस शायद आप नहीं, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट की मैं बात कर रही हूँ जो 230 के आसपास है। गुजरात गैस तो 517 वाला स्टॉक हुआ। जी हर्षदा, थोड़ा सा वेट करने की सलाह रहेगी क्योंकि कल का कैंडल की जो ओपन है उससे भी अभी नीचे ही चल रहा है। आज एक पुलबैक जरूर मिला है, बट ओवरऑल स्टॉक में स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। तो मुझे लगता है कि इसे एक बार जो इसका एम लेवल है 233 उसके ऊपर क्लोज आता है, उसके बाद ही इसमें पोजीशन तेजी की तरफ बनाने की सलाह रहेगी। तो अभी नहीं ले, थोड़ा सा देखे, कल देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा और मोमेंटम जुड़ता है या नहीं, वरना इसे स्किप किया जाए। अच्छा, हम बात कर रहे थे गार्डन रीच मस्गांव की, वहाँ पर तेजी बनी हुई है। बड़े दिनों बाद स्टार हेल्थ में थोड़ा सा एक्शन लौटता हुआ दिखाई दिया है, उस पर कल फोकस करेंगे कि वहाँ पर अगर कुछ फॉलो थ्रू दिखाई देता है या नहीं। टाटा कंज्यूमर एक स्टॉक और दूसरा आपका नेस्ले तो भारी है, लेकिन टाटा कंज्यूमर अराउंड 800 के लेवल्स पर कोई ट्रेड आपके फेवर में है श्रीकांत या नहीं? बिल्कुल, तो हमें लगता है कि टाटा कंज्यूमर में एक अच्छी लॉन्ग पोजीशंस बन रही है और ये स्टॉक वापस हायर टॉप हायर बॉटम की सीरीज रिज्यूम कर रहा है। इनफैक्ट इसका जो पैटर्न है, टेक्निकल पैटर्न, वो काफी क्लियर है और एक अच्छे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के करीब जाने के बाद जो इसमें गिरावट आई थी उसमें वापस एक रिवर्सल पैटर्न बना है। तो हमें लगता है बिल्कुल इसे अगर लॉन्ग पोजीशन है तो उसे होल्ड करें, अगर फ्रेश पोजीशंस अगर बनानी है तो भी इसे बना सकते हैं। करंट लेवल से 800 के करीब हमें लगता है कि स्टॉक ग्रेजुअली वापस कम से कम 830 840 के लेवल्स दिखा सकता है, और अगर करंट लेवल से अगर कोई ट्रेडिंग पोजीशंस अगर बनती है तो वहां पे हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा एट 790।
बट पोजिशनल बेसिस पे बिल्कुल टाटा कंज्यूमर को लॉन्ग किया जा सकता है। तो टाटा कंज्यूमर को लॉन्ग किया जा सकता है, ये है फिलहाल आपके लिए व्यू। फटाफट से देखिएगा इस समय तेजी और मंदी की पोजीशंस कहां पर हो रही है। तो पहले तो शॉर्ट कवरिंग कहां हुई वो आपके सामने है फिगर्स। एक तो गुजरात गैस में अच्छी खासी शॉर्ट्स कवर हुए, ये मुथूट फाइनेंस में भी हुए सुबह में, डॉक्टर लाल, एसबीआई कार्ड। सेकंड हाफ में देखिए ग्रैन्यूल्स जुड़ा है इस पर्टिकुलर सूची में, तो वो इंटरेस्टिंग ट्रेड है। ग्रैन्यूल्स में हमने देखा कुछ शॉर्ट्स कवर हुए। लॉन्ग बिल्डअप में तो वही यूजुअल सस्पेक्ट सुबह वाले, आईजीएल, एमजीएल। फिर दोपहर में क्या आया, एक तो इन्फो एज जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, इंडियन होटल जिसकी अभी अभी चर्चा की, और आईडीएफसी में भी हमने देखा थोड़ा सा लॉन्ग बिल्ड हुआ है। क्लियरली ये हुआ है कि 42 लॉन्ग्स जुड़ते हुए दिखाई दिए हैं और थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग भी हुई है। शॉर्ट बिल्डअप अभी भी हैल में है, अशोक लेलैंड में है, सीमेंस में है, कॉनकोर और भारत फोर्ज जैसे काउंटर में है। भारत फोर्ज हम आपको बता भी रहे थे ट्रेंडिंग काउंटर्स में लूजिंग साइड पर था। हीरो मोटो कॉपर एक शॉर्ट कॉल आपने सुना माइनस की तरफ से, तो 3% की लॉन्ग अनवाइंडिंग यहाँ पर होती हुई। पता नहीं कितने लॉन्ग्स थे कैनफिन होम में, आज 3% और अनवाइंडिंग हो गई। और अदानी पोर्ट में तो इनफैक्ट लॉन्ग अनवाइंडिंग जारी है, ये इनफैक्ट लूजिंग एंड पर है स्टॉक का। ग्रैन्यूल्स इंडिया जाने से पहले मानस इस पर एक व्यू दीजिए, क्योंकि वो एक स्टॉक है जहां पर हमने देखा है थोड़ा सा एक्शन बना है। ये बताइएगा कि क्या आप जाते जाते इसमें कोई ट्रेड के फेवर देख रहे हैं, क्या कल इसमें थोड़ी सी हरकत देखने को मिल सकती है या नहीं? देखिए कंसोलिडेशन दिख रहा है, कोई मेजर ट्रेंड नहीं दिख रहा है। अगर आप पिछले करीब 2 मंथ से देखिए तो कंसोलिडेशन है, 330 पे रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ 300 रुपए के आसपास सपोर्ट है। तो जब तक इस रेंज के बाहर नहीं निकलेगा मैं नहीं समझता यहाँ पर कोई डायरेक्शनल कॉल लेना चाहिए। 30 राइट? जी 330 पे रेजिस्टेंस है और 300 रुपए पे सपोर्ट है। ओके, तो ये 330 के ऊपर निकले तो शायद एक ट्रेड बने, उससे पहले नहीं। चलिए देखते हैं किन किन स्टॉक्स में क्या कुछ हुआ है आज। इनफैक्ट मार्केट में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी थी, लेकिन पॉजिटिव साइड पर ये मार्केट टिकेगा ऐसे आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। 17,031 के लेवल्स पर निफ्टी आपकी स्क्रीन पर करीब 15 पॉइंट की बढ़त देखने को मिल रही है, तो वो एक पॉजिटिव है। 17,176 तक हम पहुंचे थे, लेकिन वहां पर टिक नहीं पाए हैं। निफ्टी बैंक देखिए, निफ्टी बैंक में 300 साढ़े 300 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी। जो फाइनल क्लोज आ रहा है वो करीब 126 अंकों की गिरावट पर आ रहा है, 38,490 के लेवल्स पर। क्या प्रेशर में था आज बैंकों के साथ साथ एनबीएफसीज में दबाव। आज ऑटो में हल्की सी मुनाफा वसूली, क्योंकि ये टू व्हीलर स्टॉक्स में प्रेशर बनता दिखाई दिया। मेटल्स में हमने देखा आज फिर वीकनेस रही है, लेकिन एफएमसीजी स्टॉक्स चले हैं और फार्मा चला। तो फार्मा में इप्का, सिप्ला, ग्रैन्यूल जैसे ट्रेड्स एक्टिव होते हुए दिखाई दिए और वो 122 अंकों की बढ़त निफ्टी के फार्मा इंडेक्स में। एफएमसीजी इंडेक्स भी दिखा दीजिएगा, और दूसरी तरफ आपका आईटी इंडेक्स तो है ही तेजी में। तो एफएमसीजी इंडेक्स में करीब 300 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली, और साथ ही साथ निफ्टी आईटी आप गौर करेंगे तो 330 अंकों की बढ़त यहां पर दर्ज होती हुई दिखाई दी है। क्लियरली एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत ही क्लोज काउंट था, क्लोजिंग पर बढ़ने वाले शेयरों की संख्या लकीली ज्यादा रही। अब हीट मैप आपके लिए लेकर आते हैं जो आपको इंडिकेट करेगा कि किन स्टॉक मिला है। स्क्रीन थोड़ी ज्यादा हरी दिख रही है क्योंकि रिकवरी आई, वो एक अच्छा संकेत। तेजी कहां हुई? पहले फार्मा काउंटर्स 3% ऊपर सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज में आज फिर खरीदारी देखने को मिली है, 1.5% तक के गेंस वहां पर देखने को मिले हैं। तो ये दो काउंटर्स पॉजिटिव साइड पर। फिर कंजम्पशन वाली थीम में आप देखिए टाटा कंज्यूमर चला, यहां पर खरीदारी देखने को मिली। एशियन पेंट में एक पॉजिटिव रुझान रहा है, कुछ तेजी। आईटीसी 0.5% ऊपर, नेस्ले में 1% तक की तेजी बनती हुई दिखाई दी। ब्रिटानिया आप गौर करेंगे तो खरीदारी हुई, और HUL में भी 0.5% के गेंस देखने को मिले हैं। इसके अलावा इंडसइंड बैंक दरअसल निजी बैंकों में एक स्टॉक जहां पर पॉजिटिव टेरिटरी में हमने क्लोज दिखाया, लेकिन डे लो से रिकवरी देखने को मिली थी। आपके एक्सिस में, कोटक में तो थोड़ी सी चालन की बेहतर होने की कोशिश थी, लेकिन फाइनल क्लोज तक के पॉजिटिव टेरिटरी में नहीं आए। हीरो मोटोकॉर्प के लिए खराब सत्र, 3% का नुकसान। टाटा स्टील, टाइटन जैसे काउंटर्स, अदानी पोर्ट जैसे काउंटर्स में शॉर्ट की पोजीशंस क्लियरली बनती दिखाई दी हैं, वहां पर कोई रिकवरी नहीं। एसबीआई लाइफ के लिए कमजोर दिन साबित हुआ। और एक और ट्रेड जिसका जिक्र करना जरूरी है क्योंकि वेटेज अच्छा खासा, रिलायंस इंडस्ट्रीज का साथ था आज मार्केट में, 0.5% इसका सपोर्ट रहा, तो उसने भी मामले को संभाला है। फिर इन्फोसिस, फिर आपका टीसीएस, ये आपके कुछ स्टॉक्स थे जिनमें पॉजिटिव साइड पर क्लोज बनता दिखाई दिया है। तो ये फिलहाल मार्केट की चाल।
जो क्लोज आ रहा है वो 17,000 के ऊपर 17,007 पर दरअसल आज की गाड़ी जाकर रुकी है, थोड़ी सी उठापटक के बाद। देखते हैं सीधा सौदा में फिर आशीष और नीरज के बीच जो मुकाबला था वहां पर किस तरह के ट्रेड्स बने और कहां पर पैसा बना। तो देखिए, माइंडट्री, एल&टी इन्फोटेक तेजी वाले सौदे, 3% से ज्यादा का इजाफा यहां पर बनता दिखाई दिया। बीपीसीएल और आईओसी ये आशीष के टॉप परफॉर्मिंग ट्रेड्स रहे हैं, तेजी वाले स्टॉक्स पर इनका ध्यान ज्यादा था। नीरज ने इसके सामने मंदी वाले ट्रेड ज्यादा रखे थे, तो मंदी का फायदा कहां पर मिला? टाटा स्टील, मैक्रोटेक, जेएसडब्ल्यू स्टील और गोदरेज प्रॉपर्टी जैसे ट्रेड्स थे जहां पर मंदी करके डिसेंट रिटर्न्स आप बना पाते अगर आपने सुबह में इनकी टीम्स को फॉलो किया है। तो ये है फिलहाल आज के लिए ताजा तस्वीर। फाइनल क्लोज 17,007 पर निफ्टी जाकर टिका है। निफ्टी बैंक 250 पॉइंट की गिरावट पर 38,359 पर क्लोज होता हुआ। जाते जाते मैं आपको बता दूं, प्री मार्केट में या फिर जो डाउ फ्यूचर्स का हाल है वो 150 पॉइंट ही ऊपर है। तो देखते हैं वहां पर किस तरह की शुरुआत होगी और उसी से अगला क्यों हम लेंगे। कल सुबह में आपसे मुलाकात होगी फिर ठीक 7 बजे। तमाम बड़ी खबरें और ऑफ कोर्स मार्केट का ट्रेंड लेकर बने रहिए CNBC आवाज पर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।